हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मैसूर डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो मैसूर डिवीज़न आते हैं वहाँ पर ये पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। और यह पेपर 25% LDECE कोटा के अंतर्गत पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट का तो अभी हाल ही में 8 अगस्त 2024 को ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था। इसमें अगर बात करें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का तो टोटल इस पेपर के अंतर्गत 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। साथ ही साथ इस पेपर के लिए जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किए गए थे। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करें पूछे गए हैं द एक्सपेंडेड नेम ऑफ PEAV, यानी यहाँ पर PEAV का फुल फॉर्म पूछा गया है, जो कि होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व। और यह इसलिए प्रोवाइड होते हैं जब भी हमें कोई इमरजेंसी कारणवश हमें पैसेंजर्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए जब कोई किसी कोचेज में कोई इमरजेंसी घटना होता है तो उस दौरान गाड़ी को प्रॉपर रूप से रोका जा सके, इस बिहाफ पर वहाँ पर हमें पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस हो या पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व हो प्रत्येक कोच में मौजूद होते हैं, जहाँ से जब भी हम वहाँ पर उस जो लगे हमारे सिस्टम होते हैं उसको जब भी हम पुलिंग करते हैं उस भी यहाँ पर हमारा ब्रेक पाइप का प्रेशर जो कि अंडर फ्रेम में जो हमारा चोक डाया के माध्यम से हमारा ड्रॉप होते हैं और पूरे गाड़ी में ब्रेक लगते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी अगर बात करें चोक डाया का, तो चोक डाया जो हमारा 8 mm जो कि ICF कोचेज में होते हैं। वहीं अगर बात करें LHB कोचेज के मामले में तो यह 19 mm होते हैं LHB कोचेज के केस में। तो यहाँ पर केवल फुल फॉर्म पूछा गया था। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपको ऑप्शन यहाँ पर साफ विजिबल नहीं दिख पा रहे, यहाँ पर साफ साफ नहीं दिखा पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर B में ऐसा दिया गया है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है टेयर बेट ऑफ BRN वैगन। BRN वैगन एक प्रकार का फ्लैट टाइप वैगन होता है, जिसका प्रयोग हम मेनली जो रेल लाइंस हो, इसके अलावा अगर बात करें तो हम जो हमारे क्वाइल्स रोल्स जो होते हैं हमारे, उसको यहाँ पर कैरी करने के लिए हम BRN वैगन्स का प्रयोग यहाँ पर हम करते हैं। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें टीयर बेट पूछा गया है। और जस्ट नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पर अगर बात करें तो ग्रॉस लोड पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बात करें तो BRN वैगन केस में जो खाली अवस्था में जो हमारा बेट होता है टोटल वैगन्स का, यहाँ पर अगर बात करें तो उसे हम टीयर बेट बोलते हैं। जब उसमें कितने अमाउंट्स में हम वहाँ पर कमोडिटी लोड कर सकते हैं, वो कमोडिटी का अमाउंट हमारा पे लोड कहलाता है। जब आप टीयर बेट प्लस पे लोड को यहाँ पर जब आप ऐड करते हैं तो वो आपका ग्रॉस वेट निकल कर आता है। जब आप ग्रॉस वेट को नंबर ऑफ एक्सल से आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आपका जो निकल कर आता है वो आपका एक्सल लोड कैपेसिटी निकल कर आता है। तो इस प्रकार आप टीयर बेट प्लस जो भी आपका ग्रॉस वेट निकालना हो या एक्सल लोड कैपेसिटी निकालना हो उस भी यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर तो BRN वैगन के केस में जो हमारा टीयर बेट होता है वह 24.39 टन होता है। इसके अलावा अगर बात करें पे लोड कैपेसिटी का तो यह 56.88 टन होता है। वहीं अगर बात करें ग्रॉस वेट अगर निकालना हो तो सिंपली हमें पे लोड प्लस टीयर बेट्स को यहाँ पर हम सम करते हैं। तो जब आप दोनों को आप सम करेंगे तो 81.28 टन निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार आप सारे डायमेंशन यहाँ पर अब निकाल पा रहे हैं। प्रश्न में पूछा गया था केवल टीयर बेट, जो कि ऑप्शन नंबर B में दिया गया है, इसको आप इक्वली
4 टन यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि 39 को आप एज इक्वल टू 4 कंसीडर कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 24.4 टन्स टेयर बेड्स ऑफ BRN वैगन्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर ग्रॉस लोड पूछा गया है, जो कि ग्रॉस लोड 81.28 टन होता है BRN वैगन का। तो यहाँ पर जो अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इक्वल लिखकर बात करें हम, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें, तो नेक्स्ट प्रश्न दिए गए हैं, व्हाट इज द इंटरवल फॉर क्लीनिंग कोच वाटर टैंक्स। कोच वाटर टैंक्स के क्लीनिंग का यहाँ पर अंतराल क्या होता है, तो इसे हम 1 मंथ्स के इंटरवल पर इसका कोच वाटर टैंक्स का हम क्लीनिंग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट शैल बी द पीरियडिसिटी फॉर POH फॉर अ कोच अटैच टू मेल और एक्सप्रेस ट्रेन। जो भी कोच हमारे मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के साथ अगर अटैच्ड हो, तो इस प्रकार के कोचेज़ का जो POH पीरियोडिक ओवरहॉलिंग जो होता है वह 18 मंथ्स के अंतराल पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर जो सही उत्तर होगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें, तो फर्स्ट POH पीरियोडिसिटी फॉर द न्यूली बिल्ट BLC कंटेनर वैगन इज। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो BLC कंटेनर वैगन अगर नए बने हुए है अगर, तो उस बिहाफ पर इसका पहला POH कब किसने अंतराल पर किए जाएंगे। तो इस प्रकार की अगर आपसे पूछा जाता है कि नए कंटेनर वैगन्स अगर बने हैं, तो इसका पहला जो किया जाएगा 6 ईयर्स के अंतराल पर, और सब्सिक्वेंट की अगर बात करें तो यह 4.5 ईयर्स के अंतराल पर किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो नए बिल्ड्स के भी यहाँ पर पूछा गया था, तो 6 ईयर्स ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन केस ऑफ एनरोबिक बैक्टीरिया। एनरोबिक बैक्टीरिया के केस में यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। चूँकि यहाँ पर आपको ऑप्शन विजिबल नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक एक ऑप्शन को हम एक एक पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन ए में जो दिया गया है, एनरोबिक बैक्टीरिया के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वहाँ पर कौन कौन सा सही होगा वो प्रश्न में पूछा गया था। पहला स्टेटमेंट दिया गया, इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। जो एनरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो बायो टैंक्स के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं, तो इसमें जो है वह बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं, यानी इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है, इट कैन सर्वाइव विदाउट फीड, या बिना किसी भोजन पदार्थ को उपयोग किए हुए यहाँ पर वह सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया है, इट कैन डबल इट्स पॉपुलेशन इन 30 मिनट टू 16 आवर्स। यानी जो एनरोबिक बैक्टीरिया का जो अमाउंट्स हम यूज करते हैं इनिशियली, वह 30 मिनट से लेकर 16 आवर्स के बीच में यह अपने पॉपुलेशन को डबल कर लेते हैं। तो ये भी यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वह करेक्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। यानी यह 30 मिनट से लेकर 16 आवर में जो हम इनिशियली जो बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं अमाउंट्स का, वो डबल अमाउंट्स में उसमें इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट लेवल ऑफ डैशपोर्ट वाइल इज बीइंग मेंटेन ऑन द कोच एट वॉशिंग लाइन। वॉशिंग लाइन्स पर यहाँ पर अगर बात करें तो डैशपोर्ट वाइल्स के जो लेवल मेंटेन किए जाते हैं कोच के अंतर्गत, तो कितने मेंटेन किए जाते हैं, तो यह 14 mm मेंटेन किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ कंपनसेटिंग रिंग्स इज। यानी कंपनसेटिंग रिंग्स का यहाँ पर स्टैंडर्ड थिकनेस पूछा गया है, जो कि 6 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, विच टाइप ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स इज यूज्ड इन फ्रेट स्टॉक ऑफ अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम। यहाँ पर अगर बात करें तो अंडर फ्रेम माउंटेड वाले जो फ्रेट स्टॉक में किस प्रकार के ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है वो इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो चूंकि अगर बात करें फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत दो प्रकार के ब्रेक सिस्टम अभी करंट में वर्किंग में है, एक है BMBS यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, और सेकेंड जो है वो कन्वेंशनल टाइप जिसे हम अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम के भी यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें हम तो BMBS टाइप में जो ब्रेक ब्लॉक्स कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स का प्रयोग किया जाता है के टाइप्स के होते हैं, वही अंडर फ्रेम माउंटेड वाले में एल टाइप ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। के टाइप्स के फ्रिक्शन कोफिशिएंट की अगर बात करें तो इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.25 और एल टाइप के केस में यह 0.17 इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है। तो इस प्रकार आप दो प्रकार के यहाँ पर ब्रेक ब्लॉक प्रयोग किए जाते हैं। चूँकि प्रश्न में जो पूछा गया था वह अंडर फ्रेम माउंटेड के रिगार्डिंग पूछा गया था, तो यहाँ पर एल टाइप ब्रेक ब्लॉक का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द एक्स्ट्रा लोड ऑफ बॉक्सन BCN बोबारेन BTPN, यानी जो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो वैगन के टाइप दिए गए हैं, चाहे वो बॉक्सन हो, BCN हो, बोबारेन हो या BTPN हो, इन सारे वैगन्स का जो एक्सेल लोड कैपेसिटी होता है वह मेनली ग्रॉस वेट बाई नंबर ऑफ एक्सेल को आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका एक्सेल लोड कैपेसिटी निकल कर आएगा। और ग्रॉस वेट सिंपली जो होता है वो टियर वेट प्लस पे लोड कैपेसिटी होता है। तो इस प्रकार आप ग्रॉस वेट निकाल लेंगे, ग्रॉस वेट को नंबर ऑफ एक्सेल से डिवाइड करेंगे तो आपका एक्सेल लोड कैपेसिटी किसी भी वैगन का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पूछा गया था वो एक्सेल लोड जो यहाँ पर दिए गए वैगन के टाइप है, तो इसका जो होगा वो 20.32 टन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द न्यू डायमीटर ऑफ व्हील फॉर बॉय वैगन। जो बॉय वैगन जो होते हैं, जो ओपन टाइप्स का एक वैगन है, इनका व्हील का डायमीटर पूछा गया जो कि नए कंडीशन में 1000 mm होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में 1000 दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ कैसनव 22W रेट्रोफिटेड। जो हमारा कैसनव 22W और ब्रैकेट में जो आर डिनोट किया जाता है वो रेट्रोफिटेड से डिनोट किया जाता है। रेट्रोफिटेड वाले जो हमारे कैसनव 22W वाले की जो नए चक्कों का व्यास होगा वह 956 mm होता है। तो इसका आप ध्यान रखें, अलग अलग कंडीशन में जो हमारा नॉर्मली 1000 mm होता है, इस कंडीशन में केवल और केवल 956 mm होता है, जो कि ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप हैव हेल्प्ड इन कंट्रोलिंग क्रोजन इन ICF कोचेज। यहाँ पर बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप ICF कोचों में क्रोजन यानी जंग को नियंत्रित करने में हमें मदद मिलेगा, वो यहाँ पर स्टेप्स पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन आपको विजिबल नहीं है, हम एक एक करके ऑप्शन की तरफ चलेंगे। पहले ऑप्शन में बताया गया है कि जो हम स्टेप्स लेंगे ताकि जो हमें ICF कोचेज में क्रोजन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगा, वो पहला ऑप्शन नंबर यहाँ पर है, स्किटिंग ऑफ डिकोलाइट्स इन द कंपार्टमेंट एंड लेबोरेटरी। यानी जो कंपार्टमेंट और लेबोरेटरी में जो डेकोलाइट्स की जो स्कटिंग्स होते हैं वो यहाँ पर हमारा जो क्रोजन्स को कंट्रोलिंग करने में यहाँ पर हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है। सेकेंड और स्टेटमेंट की अगर बात करें तो 16 बार इन डोर बेज स्ट्रेंथन्ड बाई बॉक्स सेक्शन, यानी बॉक्स सेक्शन द्वारा जो हमारा दरवाजे के 16 बार में जो मजबूती होते हैं वो भी यहाँ पर स्टेटमेंट बी में दिया गया, जो कि करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया लार्जर ओपनिंग एट द बॉटम ऑफ बॉडी डोर विथ रिमूवेबल इनसाइड पैनल्स फॉर इंस्पेक्शन, यानी निरीक्षण के लिए जो हटाने योग्य अंदरूनी पैनल्स के साथ साथ जो बॉडी के दरवाजों को नीचे वाला जो ओपनिंग्स होते हैं ये भी हमारा क्रोजन्स को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आपका तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो कि हमारा ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाइल कंडक्टिंग लीकेज टेस्ट व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड लीकेज रेट। रिसाव परीक्षण करते समय, यानी जब भी हम लीकेज टेस्ट करते हैं तो इस समय जो
प्रिस्क्राइब्ड यानी निर्धारित लीकेज रेट जो है हमारा वह 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट हमारा प्रिस्क्राइब किया गया है। जो कि अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो इस प्रकार का ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ड्यूरिंग टेस्टिंग व्हाट इज द परमिसिबल लीकेज इन बीपी एंड एफपी। जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तो इस दौरान जो हमारा लीकेज टेस्ट के दौरान जो हमारा बीपी एवं एफपी में जो हमारा लीकेज परमिसिबल करते हैं वह कितना करते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो वह मेनली जो करते हैं हम वह 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट तक हम मैक्सिमम अलाउ करते हैं, इससे ज़्यादा हम परमिट नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी एंगल कॉक्स आर प्रोवाइडेड इन व्हीकल्स इन ट्विन पाइप सिस्टम। जो ट्विन पाइप सिस्टम के अंतर्गत जो एंगल कॉक लगे होते हैं इनका नंबर पूछा गया था। क्योंकि हम बात करें अगर ट्विन पाइप में मेनली एक हमारा एफपी और एक हमारा ब्रेक पाइप होता है, जिनके दोनों एंड पर एक एक एंगल कॉक प्रत्येक पाइप के लिए लगे होते हैं। तो इस प्रकार जो होगा 4 की संख्या में एंगल कॉक्स लगे होंगे प्रत्येक ट्विन पाइप वाले सिस्टम के अंतर्गत। यहाँ पर बात करें ऑप्शन का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीपी प्रेशर इन वर्किंग ट्रेंस। वर्किंग ट्रेंस में जो बीपी प्रेशर होता है 5.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 5.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बीपी प्रेशर अवेलेबल इन वर्किंग ट्रेंस। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ड्यूरिंग रिलीज आफ्टर फुल सर्विस एप्लीकेशन रिलीज टाइम ऑफ मेल और एक्सप्रेस कोच इज। यहाँ पर बोला कि जब भी हमें फुल सर्विस एप्लीकेशन करते हैं किसी कोच मेल और एक्सप्रेस ट्रेन का तो इसमें जो हमारा रिलीजिंग होने में जो समय पीरियड लगता है वो कितना लगता है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम मेल और एक्सप्रेस ट्रेन की बात किया जा रहा है तो इसके लिए जो एप्लीकेशन समय लगता है, क्योंकि जो हमारे कोचेज होते हैं वो मेनली ट्विन पाइप बेस्ड पर आधारित होते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो 3 से लेकर 5 सेकंड का समय यहाँ पर एप्लीकेशन लगते हैं। वहीं अगर बात करें रिलीज का तो रिलीज के केस में यह 15 से लेकर 20 सेकंड का यहाँ पर समय लगेगा उनको फुल सर्विस एप्लीकेशन में यहाँ पर रिलीज होने में। क्योंकि फुल सर्विस एप्लीकेशन में हम जो बीपी प्रेशर ड्रॉप करते हैं वो 1 से लेकर 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक का प्रेशर यहाँ पर ड्रॉप किया जाता है A9 बल्ब के द्वारा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 15 से लेकर 20 सेकेंड तक का समय लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, रिडक्शन इन बीपी प्रेशर फुल सर्विस एप्लीकेशन। फुल सर्विस एप्लीकेशन में जो बीपी प्रेशर का हम ड्रॉप करते हैं वो 1 से लेकर 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक का प्रेशर यहाँ पर हम ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, टोटल नंबर ऑफ एमी वाशर यूज इन ट्विन पाइप पैसेंजर कोचेज। ट्विन पाइप पैसेंजर कोच में बीपी और एपी दोनों के लिए हमारा एक ही की संख्या में दोनों इन पर हमारा एयरहॉज पाइप लगा रहता है और एयरहॉज पाइप्स के जो हमारा पामेंट्स होते हैं हमारे वहाँ पर हमारा एमी वाशर फिक्स होते हैं, ताकि जो भी हम कपल करें तो इस दौरान किसी प्रकार का प्रेशर लीकेज वहाँ पर ना हो पाए, जिसके लिए यह एमी वाशर प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 4 की संख्या में यहाँ पर अवेलेबल होते हैं एमी वाशर्स प्रत्येक ट्विन पाइप पैसेंजर कोचेज के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर ऑफ पैसेंजर कोचेज। पैसेंजर कोचेज में जो कंट्रोल रिजर्वायर यूज में होते हैं इनका कैपेसिटी पूछा गया है। तो इनका अगर बात करें कैपेसिटी तो यह 6 लीटर इनका कैपेसिटी होता है और इनमें जो प्रेशर अवेलेबल होता है यह प्रेशर बीपी प्रेशर के द्वारा जब भी डीबी में इंटर होती है और डीबी से होते हुए यह 5 kg
पर सेंटीमीटर स्क्वायर के माध्यम से कंट्रोल रिजर्वायर को चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर केवल कैपेसिटी पूछा गया था, तो यहाँ पर 6 लीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट शुड बी द इफेक्टिव मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन। फुल सर्विस एप्लीकेशन जब भी करते हैं हम, तो इस दौरान जो बीपी का प्रेशर जो ड्रॉप होता है वह 1 से लेकर 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ड्रॉप होता है, और डीवी जो है इसी प्रेशर जो 1.5 के प्रेशर का 2.5 टाइम्स प्रेशर जो कि ईआर से प्रेशर को सप्लाई किया जाता है ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत। और इस दौरान जो हमारा ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत जो हमारा प्रेशर बनेगा वह 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत बनेगा। तो यहाँ पर बात करिए ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इफेक्टिव मैक्सिमम ब्रेक प्रेशर अवेलेबल इन ब्रेक सिलेंडर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द कंट्रोल रिजर्वायर इज माउंटेड ऑन द फेस ऑफ। जो कंट्रोल रिजर्वायर जो होते हैं CR वह मिली डीबी के फेस पर माउंटेड होते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा कॉमन पाइप ब्रैकेट जो कि डीबी के साथ अटैच्ड होते हैं, इसी के माध्यम से वह डीबी के साथ अटैच्ड होते हैं हमारे कंट्रोल रिजर्वायर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए, इन एयर ब्रेक सिस्टम सेंसिटिविटी टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू नो। जो एयर ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत जब भी हमारा चाहे कोचेज हो चाहे मालगाड़ी हो, जब भी IOH या POH के दौरान जाता है तो उनका ब्रेक सिस्टम SCTR या SWTR के माध्यम से उनका ब्रेक सिस्टम जांचा जाता है। इसमें एक प्रकार का जो टेस्ट होता है वो होता है सेंसिटिविटी टेस्ट, जिनमें DB सेंस प्रॉपर कर रहा है, ब्रेक हमारा अप्लाई हो रहा है प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड प्रेशर ड्रॉप के अंतर्गत, या इसके माध्यम से जांच किया जाता है। तो सेंसिटिविटी टेस्ट की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत मेनली जो हमारा प्रेशर ड्रॉप किया जाता है वह 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर इन 6 सेकेंड तक ड्रॉप किया जाता है। तो इसमें अगर आप बात करें तो डीबी जो है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व वो सेंस करना चाहिए और गाड़ी के अंतर्गत ब्रेक यहाँ पर लगने चाहिए। तो इस प्रकार सेंसिटिविटी टेस्ट यहाँ पर वर्क करते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस प्रकार का दिया गया है, यानी वर्किंग सेंसिटिविटी ऑफ डीबी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ द पिस्टन मूवमेंट इज स्टिकी इन द ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग बोथ अप्लीकेशन एंड रिलीज देन इट कैन बी ड्यू टू। यहाँ पर बोला गया कि जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं या रिलीज करते हैं, दोनों यानी अप्लीकेशन और रिलीज टाइम जब भी दोनों के समय जो पिस्टन का मूवमेंट होता है ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत वह काफ़ी स्टिकी है, चिपचिपा है। इसका होने का मेन कॉज क्या हो सकता है? इसका मेन कॉज हो सकता है कि जो हमारा ब्रेक सिलेंडर के आगे जो फ्रंट फेस में हमारा जो हेक्सागोनल नट्स जो लगे होते हैं वो इक्वली टाइट नहीं किया गया हो, यानी हेक्सागोनल नट्स नॉट इक्वली टाइटेन, इसका सही उत्तर होगा। जिसके कारण जब भी हम अप्लीकेशन करते हैं या रिलीज करते हैं इस दौरान जो हमारा पिस्टन का मूवमेंट होता है वह प्रॉपर ना होकर स्टिकी रूप से होता है, यानी चिपचिपा रूप से होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन ट्विन पाइप सिस्टम इज, यानी यहाँ पर बुलाया कि ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत ब्रेक पाइप का कलर कोड पूछा गया है। बीपी पाइप्स के लिए कलर कोड ग्रीन और एफपी के लिए वाइट कलर कोड होता है। बीपी पाइप में 5 kg का प्रेशर होता है और एफपी में 6 kg का प्रेशर होता है। तो इसका भी आप ध्यान रखिए, यूनिट्स होता है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन बी रिलीज केई टाइप डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व मैनुअली द एयर प्रेशर रिलीज फ्रॉम। जब भी केई टाइप्स, दो प्रकार के मेनली डीबी होते हैं, एक होते हैं C3W और एक है केई टाइप्स डीबी। तो इसमें बोला गया कि जो हम केई टाइप्स के जो डीबी को मैनुअली रिलीज करते हैं तो इस दौरान जो प्रेशर निकलेगा वह हमारा ब्रेक सिलेंडर एवं कंट्रोल रिजर्वायर दोनों के माध्यम से रिलीज होगा जब हम मैनुअली रूप से इसे रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो इस प्रकार का ऑप्शन नंबर
सी में दिया गया है ब्रेक सिलेंडर एवं कंट्रोल रिजर्वायर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है सिंगल पाइप सिस्टम वर्क ऑन। सिंगल पाइप सिस्टम मेनली जो हमारे मालगाड़ी है उनमें पहले यूज में लिया जाता था, जिसमें सिंगल पाइप में केबल और केबल ब्रेक पाइप का प्रयोग किया जाता है, जो कि ब्रेकिंग पर्पस के लिए हमारा होता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ऑक्सिलरी रिजर्वायर असिस्टेंट। ऑक्सिलरी रिजर्वायर जो है वो क्या सहायता करता है, तो जब भी हमारा डीबी सेंस करता है बीपी प्रेशर ड्रॉप होने पर, तो इस दौरान जब डीबी सेंस करता है हमारा कि हमारा बीपी प्रेशर ड्रॉप हो गया है, तो उसके बिहाफ पर 2.5 टाइम्स हमारा प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजा जाता है। तो इसमें जो हमारा एआर का प्रेशर डीबी से होते हुए ब्रेक सिलेंडर को भेजा जाता है, ताकि हमारे गाड़ी पिस्टन में ब्रेक सिलेंडर में हमारा प्रेशर पहुँचे और पूरी गाड़ी में ब्रेक लगाया जा सके। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेंडिंग एयर टू ब्रेक सिलेंडर। ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सेंडिंग एयर टू ब्रेक सिलेंडर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है आफ्टर आइसोलेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व हैंडल शुड बी। यहाँ पर बोला गया है कि डीबी को जब भी आइसोलेट करते हैं तो इस तरह जो हैंडल का होना चाहिए पोजीशन क्या होना चाहिए। तो दो कंडीशन होता है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का, एक अगर उसका हैंडल वर्टिकली है तो वर्टिकली यह वर्किंग कंडीशन को इंडिकेट करता है, यह हो गया वर्टिकल कंडीशन का। सेकेंड होता है डीवी, अगर वह आइसोलेट है और बाहर से यहाँ पर प्रॉपर रूप से सिक्योर है तो यह मेनली आइसोलेट कंडीशन को इंडिकेट करता है, और इस दौरान जो हैंडल होगा वो हॉरिजेंटली होगा। तो इस प्रकार आप दोनों में डिफरेंस कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर पूछा गया है कि यहाँ पर आइसोलेटिंग करने के बाद डीबी हैंडल जो होता है वह मेनली आइसोलेटिंग यहाँ पर हॉरिजेंटली होता है हमारा, और उसको प्रॉपर वायर के थ्रू यहाँ पर सिक्योर किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, कीप हॉरिजेंटल एंड टाइटन विथ वायर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच ऑफ द फ्लोइंग एट द मिनिमम इन रीस्ट्रक्चर फैसिलिटी टू बी प्रोवाइडेड एट द प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर ट्रेन्स आर रिटर्नड विदाउट सेकेंडरी मेंटेनेंस। यहाँ पर बोला है कि उन प्लेटफॉर्मों पर ऐसा सुविधा न्यूनतम जो हमारा मिनिमम क्राइटेरिया सुविधा का है, जो स्ट्रक्चर फैसिलिटी का है, वो कौन सा होना चाहिए, यहाँ पर प्रोवाइड होना चाहिए, जिसके बिहाफ पर हमें बिना सेकेंडरी मेंटेनेंस का यहाँ पर ट्रेन्स रिटर्न हो जाए। तो इसके लिए कई सारे सुविधा प्लेटफॉर्म के ऊपर होनी चाहिए, जिसके बिहाफ पर यहाँ पर यह प्रोसीजर लिया जाता है कि कोई भी ट्रेन विदाउट सेकेंडरी मेंटेनेंस प्लेटफॉर्म से ही उसका मेंटेनेंस करके उसको वापस रिटर्न कर दिए जाते हैं। जिसमें अगर बात करें तो आपको ऑप्शन विजिबल नहीं है, हम एक एक करके ऑप्शन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर कई सारे जो हमारे ऑप्शंस होते हैं, जिसमें अगर बात करें पहले इसमें जो फैसिलिटी होना चाहिए कि 1 स्टोरेज रूम फॉर इसेंशियली सेफ्टी एंड पैसेंजर एमिनिटी आइटम्स। एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारा फैसिलिटी होना चाहिए स्टोरेज रूम का, जिसमें इसेंशियली सेफ्टी आइटम्स साथ ही साथ जो पैसेंजर एमिनिटी आइटम्स है वो वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। सेकेंड की अगर बात करें यहाँ पर, तो सेकेंड यहाँ पर जो हमारा फैसिलिटी होना चाहिए कि मेन डिपो से जो हमारा मटेरियल लाने के लिए जो फैसिलिटी है ट्रांसपोर्टेशन, वो हमारा प्रॉपर रूप से अवेलेबल होना चाहिए। साथ ही साथ अगर बात करें तो जो हमारा 2 इंच का वाटर कनेक्शन होने चाहिए बोथ इंच पर, ताकि यहाँ पर हाई प्रेशर के साथ हमारा प्रॉपर रूप से क्लीनिंग किए जा सके। इसके अलावा अगर बात करें तो वॉशेबल एप्रॉन्स प्लेटफॉर्म में होने चाहिए, ताकि जो हमारे मेंटेनेंस स्टाफ को आसानी पूर्वक किसी भी जो हमारे कवर्ड जो ड्रेन्स उसको ड्रेन किए जा सके, इसको यहाँ पर देखा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो वॉकी टॉकी प्रॉपर रूप से होनी चाहिए, ताकि क्विक और इजी वे में उनका कम्युनिकेशन किया जा सके। इसके अलावा स्टैंडर्ड वाटरिंग हाइड्रेंट्स का अवेलेबल होना चाहिए। साथ ही साथ जहाँ जो से जिस भी प्लेटफॉर्म पर वहाँ पर विदाउट सेकेंडरी मेंटेनेंस के जाना है, वहाँ पर हमारा अगर कोई रेक वहाँ पर प्लेस्ड है प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वहाँ पर प्रॉपर
लाइट्स अवेलेबल होना चाहिए ताकि जब भी वो इंटर करे तो उस दौरान हमारा प्रॉपर रूप से उसका रोलिंग इन एग्जामिनेशन किया जा सके रात्रि के समय। साथ ही साथ 110 वोल्ट्स का हमारा प्रॉपर लाइटनिंग अवेलेबल होना चाहिए साइड के दोनों तरफ, ताकि जब भी हम एग्जाम अंडर गियर का प्रॉपर रूप से एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर कर सके। तो ये सारे कई सारे सुविधे हैं जिनको यहाँ पर देखा जाता है, तभी जाकर इस प्रकार की फैसिलिटी अगर प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है तो विदाउट सेकेंडरी मेंटेनेंस का भी आप ट्रेन को रिटर्न किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में तीनों में इस प्रकार का दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 1 मॉड्यूलर यूनिट्स ऑफ BLC रैक कंप्राइजेज हाउ मेनी कार बी वैगन्स। यहाँ पर बोला गया कि जो BLC रैक की एक मॉड्यूलर यूनिट्स के अंतर्गत कितने कार बी वैगन्स शामिल होते हैं। तो एक यूनिट्स में टोटल 5 वैगन्स होते हैं, जिसमें अगर बात करें तो दोनों एंड्स पर ए कार, मिडल वाले पोर्शन पर 3 बी कार्स लगे होते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो केवल बी कार के लिए पूछा गया है, और बी कार जो एक दूसरे से स्लैकलेस ड्रॉ बार के जरिए कनेक्टेड होते हैं, जिनका रेल लेवल से हाइट 845 mm होता है। और नॉर्मली ए डायमेंशन की अगर बात करें CBC जो लगा होता है इनका 1105 mm फ्रॉम रेल लेवल से हाइट्स होते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बात करें बी कार्स का एक यूनिट्स के अंतर्गत 3 नंबर्स में बी कार अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो वारंटी पीरियड फॉर इंपोर्टेड CBC ड्राफ्ट गियर यूज इन BCN HL वैगन। BCN HL वैगन्स में इंपोर्टेड किए गए सेंटर बफर कपलर और ड्राफ्ट गियर्स का जो वारंटी पीरियड होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि इनको 2 बिहाफ पर वारंटी पीरियड प्रदान किया जाता है, CBC ड्राफ्ट गियर हो या रेलवे में कई सारे आइटम्स होते हैं उनका अलग अलग टाइम पीरियड अंतराल होता है वारंटी का। इनमें अगर बात करें हम CBC और ड्राफ्ट गियर का तो इनका 2 बिहाफ पर लिया जाता है। एक लिया जाता है डेट ऑफ डिलीवरी के बिहाफ पर, डेट ऑफ डिलीवरी कब उसका डिलीवरी किया गया है आइटम्स का, तो यह 72 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ डिलीवरी से इनका वारंटी पीरियड होता है। सेकेंड यहाँ पर होता है डेट ऑफ फिटमेंट या कमीशनिंग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो डेट ऑफ फिटमेंट, डेट ऑफ फिटमेंट्स के बेसिस पर इसका जो वारंटी पीरियड होता है वो 60 मंथ होता है। तो यहाँ पर पूछा गया ऑप्शन की अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 72 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ डिलीवरी और ऑप्शन सी में दिया गया है 60 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ फिटमेंट, जो कि दोनों यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है बी एवं सी में रिगार्डिंग CBC एवं ड्राफ्ट गियर इन केस ऑफ वारंटी पीरियड्स। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी एंड सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द हाइट ऑफ अ रूफ ऑफ LHB कोचेज। LHB कोचों का यहाँ पर हाइट पूछा गया है रूफ का। तो LHB कोचों का जो अगर बात करें तो लेंथ अवर कपलर जो होता है वह 24,000 होता है, mm में होता है। लेंथ अवर बॉडी जो होता है वह होता है 23,540 में होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो बीट्स अवर बॉडी की अगर बात करें हम तो जो बीट्स अवर बॉडी जो होता है वह होता है 3240 mm होता है। वहीं अगर बात करें अगर हाइट पूछा गया यहाँ पर तो जो कि 4039 mm यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर अलग अलग डायमेंशन LHB कोचों का देख सकते हैं। यहाँ पर हाइट अवर वो पूछा गया तो 4039 mm यहाँ पर सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शो ग्रीन द ब्रेक विल बी। जब भी ब्रेक इंडिकेटर अगर ग्रीन शो करता है तो इस दौरान जो ब्रेक का कंडीशन होगा वह रिलीज कंडीशन को इंडिकेट करेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ASD। ASD का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है एंटी स्लिप डिवाइस होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर प्रोवाइडेड
इन एन ए टाइप अंडर फ्रेम माउंटेड कोचेज। जो हमारे पुराने टाइप्स के जो जितने भी हमारे कोचेज होते थे ICF वाले जितने भी हो, जो कन्वेंशनल टाइप में हमारा जो ब्रेक सिलेंडर अंडर माउंटेड फ्रेम में होते थे, तो इस प्रकार में जो हमारा पूछा गया नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर ए टाइप वाले कोचेज के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो हमारा ए टाइप्स वाले होते थे इनमें नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर 2 की नंबर्स में होते थे, और एक AB टाइप का कोच होता था, इनमें नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर की अगर बात करें तो 4 नंबर्स में होते थे। तो इस प्रकार आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पर केवल ए टाइप का अंडर फ्रेम माउंटेड वाले कोचेज़ का नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर पूछा गया था, तो यहाँ पर 2 के नंबर्स में अवेलेबल होंगे। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट कैन डू टू प्रिवेंट ब्रेक कैलिपर यूनिट जामिंग। ब्रेक कैलिपर यूनिट्स को जाम होने से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो ब्रेक कैलिपर यूनिट्स की अगर बात करें जाम होने से बचाने के लिए, तो रेगुलर बेसिस पर हमें क्लीन करना चाहिए, और जो इसके मिडल पिन है उसको लुब्रिकेट किया जाना चाहिए। तो ये सारे आप प्रिकॉशंस रखते हैं तो आप प्रॉपर रूप से ब्रेक कैलिपर यूनिट्स को जाम होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये अगर बात करें ऑप्शन नंबर में इस प्रकार का दिया गया है, टू प्रिवेंट ब्रेक कैलिपर यूनिट्स जामिंग बी यूज रेगुलर क्लीन एंड लुब्रिकेट मिडल पिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो ड्यूरिंग ड्रॉप टेस्ट ऑफ द रेक द मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इन FP। फिट 5 में यहाँ पर इंजन में 6 kg का प्रेशर होता है और यहाँ पर 5.8 मिनिमम होना चाहिए, यानी जो परमिट किया जाएगा वह केवल और केवल 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर प्रॉपर यहाँ ड्रॉप मैक्सिमम ड्रॉप परमिट किए जाएंगे FP के अंतर्गत। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार का ए में दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग व्हाट शुड बी चेक फर्स्ट। जब भी ब्रेक बाइंडिंग यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर कोचेज या बैगन्स क्लैरिफाई नहीं किए गए हैं, तो एक नॉर्मली अगर देखा जाएगा कि जब भी ब्रेक बाइंडिंग होता है तो हमें यह देखना पड़ता है कि एक ट्रॉली पर हुआ है ब्रेक बाइंडिंग या दोनों ट्रॉली पर। इस प्रकार से हमें डिसीजन लेना पड़ता है। अगर वो LHB कोचेज अगर होए तो उस केस में हमारा जो प्रत्येक एक्सल के ऊपर हमारा 2 ब्रेक सिलेंडर लगे होते, तो वहाँ पर आपको एक्सल भी देखना पड़ता है कि प्रॉपर एक पार्टिकुलर एक्सल पर तो नहीं यहाँ पर ब्रेक बाइंडिंग की समस्या आ रहा है, तो उस केस में आप डंप वाल को वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये सारे प्रिकॉशंस यहाँ पर होते हैं जब भी आप ब्रेक बाइंडिंग की समस्या कोचेज या वैगन के अंतर्गत अटेंड करते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो इस प्रकार का दिया गया है। पहले ऑप्शन में बोथ ट्रॉली को चेक करने के लिए बोला गया है, यहाँ पर 1 ट्रॉली पर बोथ ट्रॉली पर, और यहाँ पर अगर बात करें तो एक व्हील सेट्स पर बोला गया है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन केस ऑफ ब्रेक कैलिपर जाम व्हाट एक्शन शुड बी टेकन टू रिलीज द ब्रेक इज। यहाँ पर बुलाया गया अगर ब्रेक कैलिपर जाम होने की स्थिति में ब्रेक सिस्टम को हटाने, यहाँ पर बुलाया कि जो ब्रेक रिलीज करने के लिए जो हम कार्रवाई करते हैं, प्रोसेस लेते हैं, वो क्या करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कि जब भी हमारा ब्रेक कैलिपर यूनिट जाम होता है तो इसमें हम सबसे पहले जो हमारा ब्रेक कैलिपर पिवट पिन जो होता है उसको हम रिमूव करेंगे, और वो पार्टिकुलर किसी एक्सल के ऊपर यहाँ पर है। इसके अलावा अगर दोनों एक्सल पर होकर होता है हमारा, तो उस केस एक ही एक्सल पर दोनों ब्रेक सिलेंडर का, तो उस केस में हम यहाँ पर डंप वाल वगैरह को भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो सबसे पहला यहाँ पर जो एक्शन लिया जा सकता है तो रिमूव द ब्रेक कैलिपर पिवट पिन्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट विल यू डू इफ हैंड ब्रेक आर अप्लाइड बट ब्रेक इंडिकेटर शो ग्रीन। यहाँ पर बोला गया है कि जब भी हम हैंड ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इस दौरान हमारा जो ब्रेक इंडिकेटर है वो हमारा रेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बोला है कि हमारा ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन शो कर रहा है, लेकिन हैंड ब्रेक हमारा अप्लाइड कंडीशन में है। तो हैंड ब्रेक मेनली जो हमारे इंडिकेटर का जो प्रावधान किया गया है वो हमारा जो पावर या जनरेटर कार या LWL RRM वाले जो हमारे LHB कोचेज का ब्रेक बांध है, इसमें हमारा ब्रेक इंडिकेटर्स के लिए एक अलग से इंडिकेटर दोनों तरफ प्रावधान किया गया है ब्रेक सिस्टम के अलावे, जिनमें अगर बात करें तो ये जो हैंड ब्रेक हमारा लगा होता है, हैंड ब्रेक को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करते हैं तो यह मेनली हैंड ब्रेक अप्लाई को इंडिकेट करता है,
और इस दौरान जो इंडिकेटर होगा वो रेड कंडीशन को इंडिकेट करेगा। इसके अलावा अगर बात करें हम, जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं हैंड को, तो इस दौरान जो है वह आपका रिलीज कंडीशन को इंडिकेट करेगा और इस दौरान जो है यह इंडिकेटर हमारा ग्रीन होना चाहिए। लेकिन अगर यह हैंड ब्रेक अप्लाई कंडीशन में भी हमारा ग्रीन होता है तो इस कंडीशन में हमें कुछ यहाँ पर चेक किया जाना चाहिए। पहला चेक किया जाना चाहिए कि जो हमारा जो हैंड ब्रेक के अंतर्गत जो मैकेनिज्म लगे हैं हमारा, इसमें हमारा जो रोलर लीवर वाल्व जो है वो प्रॉपर रूप से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि मेन जो रोलर लीवर वाल्व जो लगे होते हैं इस तरह से, जिनसे हमें जो हमारा ऊपर से जो हमारा फ्लोटिंग लीवर्स जो आते हैं अप या डाउन, जब भी हम इसको ओपन या क्लोज करते हैं तो यह आकर हमारा इस पर प्रेस करते हैं और रिलीज करते हैं। इसी से जो हमारा दो हमारा पाइप कनेक्शंस होता है ब्रेक सिलेंडर का, उसी बिहाफ पर हमारा इंडिकेटर हमारा फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पर यह जो हमारा रोलर लीवर वाल्व्स लगे हैं वो प्रॉपर रूप से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको हमें चेक किया जाना चाहिए। सेकेंड स्टेप यहाँ पर यह होता है कि जो हमारा इस पर जो प्लेट आगे टच कर रहा है रोलर लीवर वाल्व्स का, वो प्लेट प्रॉपर रूप से यहाँ पर टच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो भी यहाँ पर चेक किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारा न्यूमेटिक कनेक्शन जो हमारा है, चाहे वो सीआर टैंक से हो या हैंड ब्रेक इंडिकेटर से हो, वो दोनों से प्रॉपर रूप से है या नहीं है, इसका भी जाँच किया जाना चाहिए जब भी आप हैंड ब्रेक अप्लाई कंडीशन में होता है और ब्रेक इंडिकेटर हमारा ग्रीन शो कर रहा है। तो ये सारे कुछ यहाँ पर फंक्शन है जो आप चेक करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें क्या समस्या आया है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, इस प्रकार का ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीनों में यहाँ पर दिया गया है, चाहे वो ऑप्शन ए हो, बी हो एवं सी हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच टाइप ऑफ सीबीसी इज फिटेड इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचों में किस प्रकार के सीबीसी फिट होते हैं? तो एलएचबी में एच टाइप सीबीसी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ई टाइप की अगर बात करें तो ई टाइप का प्रयोग वैगन विथ कैसना बोगी के साथ जो जितने भी वैगन्स हैं उनमें इस प्रकार के हमारे ई टाइप के सीबीसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, जॉ गैप गेज टेस्ट इज परफॉर्म्ड व्हेन नकल इन क्लोज कंडीशन। जब भी हमारा नकल क्लोज अवस्था में होगा उसी दौरान आप जॉ गैप गेज टेस्ट के यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्लोज कंडीशन इसको सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, लोअर ओपनिंग ऑफ रिटेंशन टैंक्स ओपन्स। रिटेंशन टैंक्स का जो लोअर ओपनिंग जो भाग होता है वो कब खुलता है? तो इसमें अगर बात करें हम तो यह खुलने के लिए कुछ यहाँ पर इसके लिए कुछ यहाँ पर प्रोग्रामेबल होते हैं जो हमारे, जैसे अगर बात करें तो इसके लिए कुछ स्पीड लिमिट रखा गया है जो कि प्री डिटरमाइंस होते हैं। साथ ही साथ नंबर ऑफ साइकिल ऑफ फ्लश भी प्री डिटरमाइंस होते हैं, जो इसके बिहाफ पर ही अगर यह अपने लिमिट्स को क्रॉस करता है तभी जाकर इसका जो हमारे रिटेंशन टैंक्स के लोअर ओपनिंग डोर्स यहाँ पर ओपन होते हैं और वेस्ट यहाँ पर डिस्चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर लोअर ओपनिंग रिटेंशन टैंक्स की अगर बात करें तो इसके लिए जो स्पीड लिमिट रखा गया है वो 30 kmph स्पीड लिमिट अगर वो क्रॉस करता है, इससे ऊपर अगर स्पीड होता है तभी जाकर वह प्री डिटरमाइंड टाइम्स के लिए वो उसका जो लोअर ओपनिंग डोर्स है वो ओपन होगा। साथ ही साथ इसमें ये भी देखा जाता है कि जो नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ फ्लश है वो भी अपना लिमिट क्रॉस कर चुका हो, उसी बिहार पर यह फंक्शन करता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी में इस प्रकार का दिया गया है, प्री डिटरमाइंड स्पीड एंड प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ साइकिल ऑफ फ्लश, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द साइज ऑफ आईसीएफ कोच बायोडाइजेस्टर्स हाइट विड्थ एवं लेंथ। हाइट विड्थ एवं लेंथ के बिहार पर यहाँ पर आईसीएफ कोच का बायोडाइजेस्टर टैंक्स यहाँ पर साइज पूछा गया है। तो हाइट की अगर बात करें हम तो हाइट 540 mm होता है। विड्थ की अगर बात करें तो 1150 mm और लेंथ की अगर बात करें तो 720 mm। तो इस प्रकार 540 मल्टीप्लाई बाई 1150 मल्टीप्लाई बाई 720 यहाँ पर हो जाएगा इसका साइज हाइट विड्थ एवं लेंथ के रिस्पेक्ट में, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में इस प्रकार का दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अकर्स इन बीच एरिया ऑफ बायोटॉयलेट्स। बायोटॉयलेट जो कि कोचिज के अंतर्गत लगे होते हैं, तो इसमें जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है वह मेनली पॉलीग्रास मैट्स के एरिया में होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पॉलीग्रास मैट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कैपेसिटी ऑफ लगेज ऑफ WLRRM। जो हमारा जो ब्रेक वाहन या लगेज रूम जिसे आप बोल सकते हैं, इनका कैपेसिटी पूछा गया है। इनका जो कैपेसिटी होता है वो 5 टन होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ बोला गया है कूलिंग कैपेसिटी ऑफ LHV कोच। LHV कोच का यहाँ पर कूलिंग कैपेसिटी पूछा गया है, जो कि 22.5 किलोवाट इसका कूलिंग कैपेसिटी होता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो इस प्रकार का ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मच ग्रीस इज रिक्वायर्ड फॉर टिमकेन मेक बियरिंग। टिमकेन मेक बियरिंग्स के अंतर्गत यहाँ पर ग्रीस का अमाउंट पूछा है, कितने रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगा। तो टिमकेन मेक बियरिंग की अगर बात करें तो इसमें मेनली 350 ग्राम्स में यहाँ पर ग्रीस अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है येलो पॉइंट्स इज प्रोवाइडेड ऑन एक्सेल बॉक्स इंडिकेटेड फॉर। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो येलो पॉइंट्स प्रोवाइडेड होते हैं एक्सेल के ऊपर, वह क्या यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। तो वह मेनली यह इंडिकेट करते हैं कि वह स्थान जहाँ पर बियरिंग का एक्चुअल टेम्परेचर हमारा मेजर किया जा सकता है, जो कि हमारा येलो पॉइंट्स होता है एक्सेल बॉक्स के ऊपर। तो इसके लिए अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी में इस प्रकार का दिया गया है द लोकेशन वेयर एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ बियरिंग कैन बी मेजर्ड। यानी वह स्थान जहाँ पर बियरिंग का एक्चुअल टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है वही येलो पॉइंट्स होता है, जिसे एक्सेल के ऊपर प्रोवाइडेड होते हैं, और यह सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कंडीशन ऑफ ग्रीस ऑफ एंटी रोल बार शुड बी चेक्ड ड्यूरिंग एवरी। यानी प्रत्येक यहाँ पर बोला गया कि जो एंटी रोल बार में जो ग्रीस यूज किया जाता है, इनका कंडीशन हम कौन से अंतराल, जो हमारा डिपो 1, डिपो 2 एवं डिपो 3 सीरीज होता है, ये तीनों के दौरान जब भी हम विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं तो इन दौरान यहाँ पर यह देखना अनिवार्य है कि जो हमारा एंटी रोल बार में जो ग्रीस यूज किए जा रहे हैं इनका कंडीशन क्या है। तो यह D1, D2 एवं D3 तीनों शेड्यूल्स के दौरान यह चेक किया जाना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ग्रीस ऑफ एंटी रोल बार शुड बी रिप्लेस। जब भी विजुअल इंस्पेक्शन चेक किया जाता है चाहे वो, तो इसमें जो मस्ट यहाँ पर बात करें चेंज करने का, कब हमें इसमें चेंज करने की, रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट होता है, तो इसको D2 सीरीज के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हील टैपिंग इज डन टू डिटेक्ट। जो व्हील में हम टैपिंग करते हैं हैमर के माध्यम से, यह मेनली व्हील के ऊपर किसी प्रकार का जो हमारा हेयर क्रैक्स जो आता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम व्हील टैपिंग करते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो एनी हेयर क्रैक्स यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द FR पैनल आर। FR पैनल्स मेनली जो होते हैं वो फायर रिटार्डेंट होते हैं, अग्निरोधी होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द NRB यानी नॉन टर्न वाल्व प्रोवाइडेड फॉर। जो नॉन टर्न वाल्व होते हैं वो मेनली किस लिए प्रोवाइडेड होते हैं, तो NRB प्रोवाइडेड होते हैं ताकि जो हमारा चाहे वो 125 लीटर्स का एयर रिजर्वायर हो या 75 लीटर का रिजर्वायर हो, या इसके अलावा CR को ड्रेन होने से बचाने के लिए प्रॉपर रूप से हमारा NRB प्रॉपर जो NRB का काम होता है कि जो हमारा एयर टैंक्स में जो प्रेशर जाता है इस पर प्रेशर तो भेजे लेकिन वापस यह हमारा नहीं आने देता है, जो NRB होता है। और ये हमारा एयर टैंक्स है, जब यह हमारा मेनली वापस प्रेशर का नहीं आने देता है, यानी 125 लीटर्स हो या 75 लीटर्स हो, इनको प्रोटेक्ट करने के अलावा CR को ड्रेन होने से बचाता है। तो यहाँ पर बात करें इस प्रकार का ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है टू प्रोटेक्ट 125 लीटर्स एयर टैंक्स। सेकेंड में दिया गया है टू प्रोटेक्ट 75 लीटर्स
रिजर्वायर। थर्ड में दिया गया है CR2 ड्रेनेज, और डी में यहाँ पर तीनों प्रकार का यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं टू प्रोटेक्ट 125 लीटर्स, 75 लीटर्स रिजर्वायर एंड CR2 ड्रेन। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द योर डैम्पर विल बी डिफेक्टिव इफ। योर डैम्पर्स खराब होने का क्या यहाँ पर है, तो योर डैम्पर्स के अंतर्गत अगर आई होल जो इसमें लगा होता है या प्रॉपर रूप से करेक्ट बैडली कंडीशन में हो गया हो तो इस बिहाफ पर यहाँ पर डिफेक्टिव हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसका में जो बोल्ट लगे होते हैं वो या तो मिसिंग कर गया हो या ब्रोकन अवस्था में होता है, तो इस बिहाफ पर भी यहाँ पर योर डैम्पर डिफेक्टिव हो जाएगा। साथ ही साथ डैम्पर जो है वो बैडली लीकेज कर रहा हो, प्रॉपर रूप से फंक्शन नहीं कर रहा है, अपना सस्पेंशन नहीं दे पा रहा है। साथ ही साथ फिजिकली रूप से भी वहाँ पर योर डैम्पर जो है वो किसी भी कारण वो डैमेज रूप से पाया जाता है, तो इस बिहाफ पर आप योर डैम्पर हमारा डिफेक्टिव कंडीशन में होगा। तो यहाँ पर बात करें तो इस प्रकार का हमारा जो है वो हमारा तीनों में दिया गया है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है चेकिंग ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ ब्रेक इक्विपमेंट एंड हैंड ब्रेक इक्विपमेंट इन, यानी यहाँ पर बुलाया है चाहे वो ब्रेक इक्विपमेंट हो या हैंड ब्रेक इक्विपमेंट हो, इनका फंक्शनैलिटी यानी कार्य क्षमता का जो चेकिंग किया जाता है वह कौन कौन से अंतराल में किया जाता है। तो मेन हमारा आइटम्स होते हैं, चाहे वो ब्रेक इक्विपमेंट हो या हैंड ब्रेक इक्विपमेंट हो, इनका फंक्शनल्स का जांच करना अनिवार्य होता है। तो इनको हम तीनों शेड्यूल्स के अंतर्गत जांच करते हैं, चाहे वो D1 हो, D2 हो एवं D3 शेड्यूल्स, तीनों शेड्यूल्स के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ पर जो बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, डिपो 1, डिपो 2 एवं डिपो 3 शेड्यूल्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है चेकिंग ऑफ क्रैक डैमेज ऑफ स्प्रिंग डन इन। स्प्रिंग किसी प्रकार से डैमेज है या क्रैक है, इसका चेकिंग करने का जो इंटरवल होता है वह मेनली, ये भी एक इंपॉर्टेंट आइटम के अंतर्गत आता है हमारा स्प्रिंग्स। तो इनको भी हम तीनों अंतराल के दौरान, चाहे वो डिपो 1 हो, डिपो 2 हो एवं डिपो 3 शेड्यूल्स हो, तीनों के दौरान हम डैमेज या क्रैक्स स्प्रिंग का हम चेक करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है चेकिंग ऑफ थ्रेड डायमीटर्स एंड व्हील ऑफ वियर ऑफ व्हील प्रोफाइल इज डन इन, यानी यहाँ पर बोला गया है कि व्हील प्रोफाइल्स के बियर एवं थ्रेड डायमीटर्स को यहाँ पर चेक करने के लिए जो इंटरवल होता है वो कौन कौन से अंतराल में यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कि व्हील चक्के का जो हमारा व्हील प्रोफाइल्स हो, इसमें कुछ घिसाव हुआ है नहीं हुआ है, या थ्रेड डायमीटर्स हो, इनका चेकिंग जो किया जाता है कि वो अपने लिमिट्स में है कि नहीं चक्का, यह मेनली हम D2 एवं D3 शेड्यूल्स दोनों शेड्यूल्स के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार का डी में दिया गया है, डिपो 2 एवं डिपो 3 शेड्यूल्स में सिंपली हम चक्कों का व्यास या इसके रिगार्डिंग जो व्हील प्रोफाइल्स के होते हैं इनमें किसी प्रकार का हिसाब हो, दोनों की जांच हम डिपो 2 एवं डिपो 3 शेड्यूल्स में करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इंस्पेक्शन ऑफ सीट्स लगेज रैक्स ETC इज नोन इन। यहाँ पर बोला गया है कि सीट्स हो या लगेज रैक्स हो, इनका इंस्पेक्शन जो होता है वह मेनली डिपो 2 एवं डिपो 3 शेड्यूल्स दोनों शेड्यूल्स में किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी ऑफ सॉफ्ट शेड्यूल 2 इज, सॉफ्ट शेड्यूल 2 का फ्रीक्वेंसी जो पूछा गया है वह मेनली 3 ईयर्स या 12 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस बिहाफ पर सॉफ्ट शेड्यूल 2 किया जाएगा। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 ईयर्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम एक्सटर्नल स्लैक एडजस्टर हैव बीन एलिमिनेटेड। किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम में जो हमारा बाहरी यानी एक्सटर्नल स्लैक एडजस्टर को समाप्त कर दिया गया था। जो हमारे पहले कन्वेंशनल टाइप के ICF कुछ प्रयोग किए जाते थे वहाँ पर हमारा एक्सटर्नल स्लैक एडजस्टर का प्रयोग किया जाता था, उसमें बाहर ही SAB का प्रावधान था कोचेस के अंडर फ्रेम के अंतर्गत, वहाँ से यहाँ पर इसका स्लैक एडजस्टर काम करता था। लेकिन जब भी जैसे ही हमारा BMBC बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर वाले सिस्टम ICF कोचेस के अंतर्गत आया है, इनमें इनबिल्ट स्लैक सिस्टम का प्रयोग कर दिया गया है, जिससे हमें किसी प्रकार का एक्सटर्नल स्लैक एडजस्टर का प्रावधान नहीं है,
जो कि यहाँ पर हमारा समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एलएचबी कोच आर प्रोवाइडेड विथ विच टाइप ऑफ बियरिंग। एलएचबी कोच में किस प्रकार के बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सीटीआरबी कार्टेज टेपर्ड रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मैक्सिमम सर्विस स्पीड ऑफ वंदे भारत। सर्विस स्पीड की अगर बात करें वंदे भारत का तो वह मैक्सिमम 160 kmph है, और इसका टेस्टेड स्पीड की अगर बात करें तो 180 kmph पर इसका टेस्ट किया गया है। तो दोनों आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न जो आंसर करना है वह एज अ टेस्टेड स्पीड के यहाँ पर करना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 160 kmph इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वंदे भारत कोचेज आर इक्विप्ड विद। वंदे भारत जो होते हैं वह मेनली वैक्यूम वायर टॉयलेट्स के साथ इक्विप्ड होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वैक्यूम वायर टॉयलेट्स के साथ। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट वाज द वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फॉर्मली नोन एज। वंदे भारत को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इनको ट्रेन 18 के नाम से पहले शुरुआत दौर में इसको जाना जाता था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वंदे भारत में अगर बात करें मेनली तो एक यूनिट हमारा इंड बेसिक यूनिट्स होता है, जिनमें 4 कार्स होते हैं। एक होते हैं हमारा डीटीसी ड्राइविंग टेलर कोच, फिर हमारा मोटर कोच, फिर हमारा टेलर कोच, फिर हमारा मोटर कोच होता है। इसी प्रकार हमारा मिडल बेसिक यूनिट्स जो होते हैं इसमें हमारा एनडीटीसी नॉन ड्राइविंग टेलर कोच, मोटर कोच, टेलर कोच और लास्ट में हमारा मोटर कोच लगे होते हैं। इस प्रकार यूनिट्स का फॉर्मेशन यहाँ पर वंदे भारत के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। और एक दूसरे कार को कपल करने के लिए हमारा सेमी परमानेंट डेलेनर कपलर का प्रयोग एक दूसरे कार को कपल करने के लिए यूज में लिया जाता है। और इसमें जो बोगी का प्रावधान किया गया वो मेनली बुलस्टर लेस बोगी डिजाइन का प्रावधान किया गया है। और इसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम का प्रावधान किया गया है वह मेनली एक जो हमारा व्हील माउंटेड ब्रेक सिस्टम पर आधारित है यह वंदे भारत। इस प्रकार जो आपको बताया जा रहा है इन्फॉर्मेशन आपसे प्रश्न डायरेक्ट बेसिस पर पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ट्रेन 18 वंदे भारत का पुराना नाम है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अंडर विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप CNW पार्ट्स आर लिस्टेड। निम्नलिखित में से किस समूह के अंतर्गत CNW यानी कैरिज एवं वैगन डिपार्टमेंट्स का यहाँ पर आइटम को लिस्टेड किया गया है। तो सबसे पहले आप जान लें कि जो आइटम्स होते हैं चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट्स के हो, इनके लिए जो अगर स्टॉक आइटम्स अगर होगा अगर तो इनके लिए PL नंबर का प्रावधान किया जाता है किसी भी आइटम का, चाहे वो CBC का आइटम हो या ब्रेक सिस्टम का आइटम हो, किसी प्रकार के सिस्टम का या आइटम हो। तो इनमें यह मेनली जो होता है वो 8 डिजिट्स का होता है। और अगर बात करें यहाँ पर तो इसमें जो पहला एवं दूसरा जो डिजिट्स होता है इसके मेन ग्रुप्स को, थर्ड एवं फोर्थ डिजिट्स इसके सब ग्रुप्स को, फिफ्थ, सिक्स्थ एवं सेवेंथ जो डिजिट्स होता है इसके सीरियल नंबर्स को, और लास्ट जो डिजिट्स होता है इसके चेक डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है, जिससे जो हमारा 8 अंकों का जो हमारा PL नंबर का फॉर्मेशन हुआ है वह सही है या गलत, इसका जांच यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अलग अलग जो मेन ग्रुप्स में यहाँ पर नंबर्स होते हैं जिनके बिहाफ पर आप किस डिपार्टमेंट का ये आइटम है उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें कि CNW के लिए बोला गया है तो CNW के लिए जो आइटम निर्धारित किए गए हैं, लिस्टेड किए गए हैं, वह 30 से लेकर 39 के बीच मेन ग्रुप, ध्यान रखिए मेन ग्रुप, और मेन ग्रुप इसके पहले और दूसरे अंक जो होते हैं डिजिट्स होते हैं वह मेन ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और यह 30 से लेकर 39 के बीच के जो मेन ग्रुप वाले सीरियल नंबर अगर आता है आइटम्स का तो यह मेनली CNW डिपार्टमेंट्स का आइटम होगा, इसके अंतर्गत लिस्टेड किया गया है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर D इसका सही उत्तर हो जाएगा, 30 से लेकर 39 के बीच। इसके अलावा अगर बात करें हम 20 से लेकर 29 के बीच
इलेक्ट्रिक लोको स्पेयर्स का यहाँ पर शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें हम 10 से लेकर 19 तक के जो लिस्टेड आइटम्स होते हैं, यह मेनली डीजल लोको स्पेयर पार्ट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा 98 से स्क्रैप आइटम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है और 70 से लेकर 99 के लिए जो सीरियल नंबर होता है वह इसके जनरल स्टोर्स के आइटम को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर स्टॉक वेरिफिकेशन शीट इन फॉर्म नंबर। स्टॉक वेरिफिकेशन शीट के लिए जो फॉर्म नंबर निर्धारित किया गया है वह मेनली S1260 का प्रावधान यहाँ पर किया गया है स्टॉक वेरिफिकेशन शीट्स के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम तो 1313 यहाँ पर जो दिया गया है वह मेनली जो कंबाइंड रिक्विजिशंस एवं इशू नोट जो हमारे हैं स्टॉक आइटम्स के, इनके लिए यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें 1539 की अगर बात करें जिसे हम DS8 नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डिस्पोजल ऑफ सरप्लस स्टोर्स को हम S1519 से यहाँ पर हम रिप्लेस करते हैं। इसके अलावा 1302 की अगर बात करें तो जनरेटिंग नॉन स्टॉक इंडेट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है MNP आइटम्स आर वेरीफाइड इन। जो मशीनरी एवं प्लांट्स के जो आइटम्स होते हैं इनका जो वेरीफाइड करने का जो इंटरवल होता है वो वंस इन 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के अंतराल पर MNP आइटम्स का यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है वंस इन 3 ईयर्स, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें एक काफ़ी एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है इम्प्रेस्ड स्टोर्स के लिए। इम्प्रेस्ड स्टोर्स के जो आइटम्स होते हैं इनका जो वेरिफिकेशन किया जाता है वह 2 ईयर्स के अंतराल पर किया जाता है, तो इसका आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर सरप्लस आइटम आर। सरप्लस आइटम क्या होता है? सरप्लस आइटम ऐसा आइटम होता है जिसको पिछले पास्ट 24 मंथ्स में किसी भी कस्टमर को इशू नहीं किया गया, किसी भी यूजर्स को इशू नहीं किया गया है। तो इस प्रकार के आइटम जो होते हैं वह सरप्लस आइटम होते हैं और इसमें भी 2 प्रकार के सरप्लस आइटम्स होते हैं। एक होते हैं मूवेबल सरप्लस, एक होता है डेड सरप्लस। मूवेबल सरप्लस आइटम्स वैसे आइटम होते हैं जिनका प्रयोग पिछले 24 मंथ्स में नहीं किया गया है और अगले आने वाले 24 मंथ्स में किए जाने की संभावना है, तो उस बिहार पर इसे मूवेबल सरप्लस स्टोर के अंतर्गत रखा जाएगा। वहीं बात करें डेड सरप्लस स्टोर्स का तो पिछले लास्ट 24 मंथ्स में यूज नहीं किया गया है और नहीं रिसेंटली आने वाले 24 मंथ्स में इसके यूज होने की संभावना है। इस प्रकार के जो स्टोर्स आइटम्स होते हैं उसे डेड सरप्लस स्टोर्स के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ पर केवल पूछा गया था सरप्लस स्टोर आइटम जो है वो पिछले 24 मंथ्स में किसी भी यूजर्स को जारी नहीं किया गया है, तो उस केस में इसको सरप्लस आइटम के केस में हम रखेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइटम नॉट मूव्ड फॉर लास्ट 24 मंथ्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ IMMS। IMMS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम, जिनमें मटेरियल के रिलेटेड जितने भी हमारे मैनेजमेंट है, प्रोसीजर है, वो सारे इसी के माध्यम से सॉर्ट आउट किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम IMMS का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ UDM। UDM का फुल फॉर्म होता है यूजर डिपोट मॉड्यूल। जो डिपो लेवल पर जो हमारा यूजर्स के द्वारा जो हमारे मॉड्यूल्स निर्धारित किए गए हैं वो हमारा UDM होता है, यानी यूजर डिपोट मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है वेयर अपॉइंटिंग अथॉरिटी आर नॉट अवेलेबल हु शुड बी ट्रीटेड एज अपॉइंटिंग अथॉरिटी। यानी यहाँ पर बोला है कि जहाँ पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी अवेलेबल ना हो तो वहाँ पर किसे हम एज अपॉइंटिंग अथॉरिटी के रूप में ट्रीट करेंगे। तो जहाँ पर हमें किसी प्रकार का अपॉइंटिंग अथॉरिटी ना हो तो उसके ट्रीट करने की अगर बात किया जाए तो GM को, जनरल मैनेजर को उस केस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी ट्रीट किए जाते हैं किसी भी अपॉइंटिंग केस में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जनरल मैनेजर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है
हाउ मेनी एनेक्जर्स आर अटैच्ड विथ मेजर पेनाल्टी। मेजर पेनाल्टी के लिए सिंपली हम SF5 जारी करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म 5, और इसमें बोला गया कितने एनेक्जर हम जारी करते हैं, अटैच करते हैं मेजर पेनाल्टी चार्ज मेमोरेंडम के अंतर्गत। तो जब भी मेजर पेनाल्टी चार्ज मेमोरेंडम जारी किया जाता है तो इसमें जो एनेक्जर अटैच किए जाते हैं वो 4 के संख्या में इसका एनेक्जर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए रेलवे सर्वेंट पनिश्ड विथ स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट सिमुलटेनियसली इज गोइंग प्रमोशन टू नेक्स्ट ग्रेड, द पेनाल्टी विल गिव इफेक्ट टू द। यहाँ पर बोला गया कि कोई कर्मचारी है जिसका यहाँ पर पनिशमेंट दिया गया है स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट सिमुलटेनियसली, समानता उसको प्रमोशन किसी नेक्स्ट ग्रेड में होता है, तो यह पेनाल्टी तब तक यहाँ पर इफेक्टेड रहेगा जब तक उसका इंक्रीमेंट को यहाँ पर रोका गया है। तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन वो प्रमोशन ऑफ द ग्रेड फॉर सेम पीरियड, जितने भी पीरियड के लिए उसका इफेक्ट किया गया है स्टॉपेज इंक्रीमेंट का, तो वहाँ तक उसको यह इफेक्ट करेगा प्रमोशंस ग्रेड का। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रमोशन ऑफ द ग्रेड फॉर सेम पीरियड। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, एन एक्टिंग रेलवे सर्वेंट कैन बी अलाउड टू एक्ट एज डिफेंस काउंसिल एट टाइम, यानी एक रेलवे सर्वेंट को एक बार में डिफेंस काउंसिल के लिए अलाउ किया जा सकता है। तो अगर 2 जगह उसका टू नंबर ऑफ केस में अगर इन्वॉल्व हो तो समय को बचाने के लिए टू टाइम सेव टाइम यहाँ पर उन्हें एक डिफेंस काउंसिल की तरह यहाँ पर ट्रीट किया जा सकता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिडक्शंस इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम सबसिस्टेंट अलाउंसेज, निम्नलिखित में से कौन सी कटौती निर्वाह भत्ते से प्रोहिबिटेड किया गया, मना किया गया है। सबसिस्टेंट अलाउंस जो है यह कर्मचारी सस्पेंडेड कर्मचारी को जारी किया जाता है और इसके लिए कर्मचारी को स्टैंडर्ड फॉर्म 3 इशू किया जाता है, तब जाकर कोई निलंबित जो सस्पेंडेड कर्मचारी होता है उनको सबसिस्टेंट अलाउंस प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसमें बोला गया है कि जो सबसिस्टेंट अलाउंस के अंतर्गत किस प्रकार के जो हमारा वो अलाउंसेज को यहाँ पर डिडक्ट करने से प्रोहिबिट किया गया है, चाहे वो कोर्ट अटैचमेंट वाले जो हो। इसके अलावा जब तक सरकार को उस हानि के लिए जो हमारा प्रॉपर कर्मचारी के ऊपर दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक उसमें किसी प्रकार का उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आ जाए, तो उत्तरदायित्व नहीं आ जाता, निर्धारित नहीं होता है, तो उस केस में किसी बेस पर उसका लॉसेस जो रेलवे का हुआ है उस बिहार पर उसको डिडक्ट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर यह देखना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर बोला है किस प्रकार का प्रोहिबिट नहीं कर सकते हैं, तो पहला हाउस रेंट को यहाँ पर डिडक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो स्टेशन लाइट्स वगैरह हो या इनकम टैक्स हो, इस सारे को यहाँ पर डिडक्ट किया जा सकता है सबसिस्टेंट अलाउंस के माध्यम से, लेकिन कोर्ट अटैचमेंट को यहाँ पर हम डिडक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए रेलवे सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन इफ ही हैज बीन पुट इन पुलिस कस्टडी फॉर अ पीरियड, यदि किसी रेलवे कर्मचारी को कितने समय से ज़्यादा अगर पुलिस कस्टडी में रखा जाता है तो उसे निलंबित माना जाएगा। यानी बात करें यहाँ पर तो डिम्ड सस्पेंशन के तौर पर यहाँ पर माना जाएगा। तो यहाँ पर बात करिए अगर कोई कर्मचारी डिम्ड के कब माना जाएगा, तो अगर वो उसका रेस्टिंग पीरियड 48 आवर्स से ज़्यादा अगर एक्सीड करता है तो उस बिहाफ पर कर्मचारी को डिम्ड सस्पेंशन माना जाएगा एट द टाइम ऑफ अरेस्टिंग, यानी जब से उसको हिरासत में लिया गया उस बिहाफ पर उसको SF2 जारी किया जाएगा कर्मचारी के पक्ष में, जब उसे डिम्ड सस्पेंशन कर दिया जाएगा। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक्सीडिंग 48 आवर्स। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नेक्स्ट प्रश्न का, तो हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट स्टडी लीव विद इन इंडिया, भारत के अंतर्गत स्टडी लीव का लिए ग्रांट करने के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कौन है। तो स्टडी के लीव के केस में यहाँ पर यह देखा जाता है कि नॉर्मली जो 24 मंथ्स का यहाँ पर स्टडी लीव प्रोवाइड करवाया जा सकता है, और रेलवे मेडिकल डॉक्टर जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं मेडिकल ऑफिसर्स रेलवे का, उन केस में 36 मंथ तक यहाँ पर टाइम पीरियड एक्सीड किया जा सकता है। और स्टडी लीव के लिए अगर बात करें लिमिटेशंस का, तो मिनिमम 5 ईयर्स का सर्विस रिक्वायर्ड है, उसके बाद ही आपको स्टडी लीव ग्रांट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जब भी स्टडी लीव आप लेते हैं तो आपके रिटर्न होने के बाद आपके
सर्विस पीरियड जो है वो 3 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए, तो उस बिहाफ पर आपको स्टडी लीव प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो प्रोवाइड करते हैं स्टडी लीव को, तो अगर ग्रुप सी एवं डी के अगर कर्मचारी है तो उस केस में आपका विद इन इंडिया, भारत के अंतर्गत आपको CWM या DRM कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं जो आपको स्टडी लीव प्रोवाइड कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें ऑफिसर के केस में, तो ऑफिसर के केस में जनरल मैनेजर यहाँ पर होते हैं। वहीं अगर एब्रॉड इंडिया जाना है अगर, तो एब्रॉड इंडिया केस में रेलवे बोर्ड किसी भी केस में हो, यहाँ पर स्टडी लीव अगर भारत के बाहर होता है तो उसके लिए रेलवे बोर्ड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि किसी प्रकार के कर्मचारी के बिहाफ पर यह बात नहीं किया गया है और केवल बोला गया है कि विद इन इंडिया केस में GM हो ऑफिसर केस में, और CWM या DRM जो होते हैं वह होते हैं ग्रुप सी एवं डी कर्मचारी के बिहाफ में। तो यहाँ पर किसी प्रकार का मेंशन नहीं किया गया है और दोनों ऑप्शन में यहाँ पर मौजूद है। तो आप इस प्रश्न का ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा सही होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ द ट्रांसफर इन्वॉल्व्स चेंज ऑफ स्टेशन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ओल्ड स्टेशन एंड न्यू स्टेशन इज लेस देन 1000 किलोमीटर, हाउ मेनी डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल। जब भी कोई कर्मचारी को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पर उसका ट्रांसफ़र किया जाता है तो इसके लिए कुछ लिमिटेशन रखे गए हैं किलोमीटर बिहाफ पर जब उसको ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है, ताकि कर्मचारी पुराने स्टेशन से नए स्टेशन पर प्रॉपर जाकर वह ज्वाइनिंग कर सके। तो इसके लिए अगर बात करें कि अगर बिलो 1000 किलोमीटर अगर ओल्ड स्टेशन से न्यू स्टेशन के बीच अगर डिस्टेंस है तो उस केस में कर्मचारी को ज्वाइनिंग करने के लिए टाइम जो दिया गया है वो 10 डेज का दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें कि अगर डिस्टेंस ओल्ड स्टेशन से न्यू स्टेशन के बीच 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच अगर हो तो उस बिहाफ पर ज्वाइनिंग टाइम जो दिया जाता है वो 12 डेज का दिया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें कि एबव 2000 किलोमीटर अगर होता है तो इस केस में जो ज्वाइनिंग टाइम लीव दिया जाता है वो 15 डेज का दिया जाता है। तो यह अगर इस बिहाफ पर आप ज्वाइनिंग टाइम लीव कम यूज कर पाते हैं और रिमेनिंग आपका ज्वाइनिंग टाइम लीव बचता है तो आपके एज ए LAP के तौर पर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखना है। तो यहाँ पर प्रश्न चूंकि बोला गया है कि यह जो डिस्टेंस है वो लेस देन 1000 किलोमीटर है, तो इस केस में जो इसका ज्वाइनिंग टाइम लीव होगा वो केवल और केवल 10 डेज का होगा, 10 दिनों का। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर B करेक्ट उत्तर हो जाएगा 10 डेज। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है फाइंड द एवरेज ऑफ फ्लोइंग सेट्स, एक यहाँ पर नंबर्स का कॉम्बिनेशन दिया गया है जहाँ पर इसको एवरेज यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो कुछ नंबर्स की अगर बात करें यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं जिनमें अगर बात करें तो 354 हो, 281 हो, 623 हो, 518 हो, 457 हो, 702 हो और 876 दिया गया है। यह नंबर्स यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। जब आपको एवरेज निकालना हो तो एवरेज निकालने के लिए सिंपली सारे नंबरों को आप ऐड करेंगे। जैसे ही आप सारे नंबर को आप ऐड करेंगे तो आपका जो ऐड करने पर निकल कर आएगा 3801 यहाँ पर निकल कर आएगा, जो इसका समेशन होता है। नीचे जो हम डिवाइड करने के लिए लेते हैं वो टोटल नंबर जो कितने यहाँ पर ऐड करने के लिए लिए गए हैं, तो टोटल यहाँ पर जो नंबर है वो 7 की संख्या में, तो 7 से यहाँ पर सिंपली डिवाइड कर देंगे। जो यहाँ पर निकल कर आएगा यानी यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो 543 निकल कर आएगा, जो इस दिए गए संख्या के लिए एवरेज होगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 to 50, 30 से लेकर 50 तक के भी जितने भी प्राइम नंबर्स है इनका एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले 30 से लेकर 50 तक के प्राइम नंबर्स को यहाँ पर निकालना है। और यहाँ पर प्राइम नंबर की अगर बात करें प्राइम नंबर होता क्या है, तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो केवल और केवल 1 एवं सेल्फ डिविजिबल हो वो प्राइम नंबर कहलाता है। जिसमें अगर बात करें तो यहाँ पर 3, 7, 11, 13, 17, 19 इस प्रकार के नंबर्स है जो केवल और केवल एक या खुद से डिवाइड होंगे तो उसे प्राइम नंबर बोला जाता है। तो यहाँ पर हम 30 से लेकर 50 का एक कंडीशन दिया गया है, वेरियर दिया गया है। तो इसमें हम प्राइम नंबर्स निकालने की कोशिश करेंगे कौन कौन सा प्राइम नंबर हमारा होगा। तो इस लिमिट के बीच में हमारा 31,
उसके बाद अगर बात करें तो 37, 41, 43 और 47, ये दोनों लिमिट 30 से लेकर 50 तक के बीच ये हमारा जो 5 नंबर्स आए, ये हमारा 5 प्राइम नंबर एग्जिस्ट करते हैं। पाँचों को आप ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें एवरेज निकालना है दिए गए नंबर्स का, तो सबका आप ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको 5 नंबर चुकी है तो 5 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो सारे पाँचों को ऐड करने पर आपका 199 निकल कर आएगा। इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करने पर आपका 39.8 निकल कर आएगा। जो 30 से लेकर 50 तक के सारे प्राइम नंबर जो है इनका एवरेज निकल कर आएगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में इस प्रकार का दिया गया है 39.8। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द एवरेज एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 40 ईयर्स, द रेशियो ऑफ दियर एज इज 11:5 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द सन्स एज। यहाँ पर एक मैन एवं उसके लड़के का एज जो है एवरेज एज 40 ईयर्स है। तो मैन प्लस सन की अगर बात करें तो एवरेज एज है, तो टोटल एज सिंपली 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर 80 एज टोटल दोनों का आ जाएगा। दोनों का रेशियो 11:5 दिया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक एक करके दोनों का अगर एज निकाल, चूँकि हमारा यहाँ पर सन्स का एज निकालना है, सन का यहाँ पर रेस्पेक्ट हमारा 5 दिया गया है, तो 80 को सिंपली आप दोनों का रेशियो जो होगा हमारा वो हमारा 16 होगा। चूँकि 16 का वैल्यू जो है हमारा 18 है, तो 16 का यहाँ पर हमारा डिवाइड करेंगे 80 में, तो यहाँ पर आपका 5 निकल कर आएगा 1 यूनिट का वैल्यू। और सन्स का एक हमारा 5 यूनिट्स है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, 25 यहाँ पर निकल कर आएगा। 25 सिंपली सन्स का एज यहाँ पर निकल कर आएगा। जो कि ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो जो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, ए एंड बी अंडरटेक टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर Rs 600 रुपीज़, यानी यहाँ पर ए और बी किसी काम को यहाँ पर अपने अंडर लेता है, जिनके लिए उसे 600 रुपये प्रोवाइड किया जाता है उस काम के लिए। इस प्रकार के काम को ए अकेले 6 दिन में और बी अकेले 8 दिनों में कंप्लीट करता है। जब वह ए और बी सी का सहायता लेता है तो वह केवल और केवल 3 दिन में फिनिश करता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि फाइंड द शेयर ऑफ ईच, प्रत्येक का यहाँ पर शेयर कितना निकल कर आएगा वो यहाँ पर पूछा गया है। यानी ए का शेयर कितना होगा, बी का कितना होगा, सी का कितना होगा, उस रिस्पेक्ट में यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर बात करें कि ए और बी, ए किसी काम को यहाँ पर 6 दिनों में करता है, बी 8 दिनों में, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों यहाँ पर मिलकर 3 दिनों में काम करता है। यहाँ पर हम एलसीएम की मदद से यहाँ पर टोटल वर्क निकाल देंगे कितना वर्क करना है। तो यहाँ पर सिंपली हमारा 24 यहाँ पर एलसीएम होगा, यहाँ पर हमारा 4, यहाँ पर 3 और 8 यहाँ पर हो जाएगा, यानी टोटल वर्क हमारा 24 है। ये हमारा अगर बात करें हम, ये हमारा टाइम लिमिट्स है और ये हमारा एफिशिएंसी है किसी के द्वारा काम करने का। तो चूँकि ए का एफिशिएंसी हमारा 4 है, बी का हमारा 3 एफिशिएंसी है और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 8 है। तो यहाँ से सिंपली हम सी का जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो 8 में से 4 + 3 को यहाँ पर घटा लेंगे तो सी का एफिशिएंसी हमारा 1 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर बोला गया है कि तीनों को यहाँ पर 600 रुपये यहाँ पर टोटल इस काम को करने के लिए मिल रहा है, 24 काम को, तो प्रत्येक में कितने अमाउंट यहाँ पर बचेगा। तो 600 रुपये को यहाँ पर ए का हमारा एफिशिएंसी 4 दिया गया, 3 दिया गया बी का, सी का यहाँ पर 1 आ गया, क्योंकि 8 में से हम 4 + 3 को घटा लेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 एफिशिएंसी आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर 4 + 3 + 1 को यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो इच शेयर्स का वैल्यू जो आएगा वो 75 निकल कर आ जाएगा। यानी 600 रुपये यहाँ पर हमारा है और 1 यूनिट्स का वैल्यू हमारा 75 रुपीज़ यहाँ पर निकल कर आया है। ए का एफिशिएंसी हमारा 4 है, बी का एफिशिएंसी हमारा 3 है और सी का 1 है। तो यहाँ पर सिंपली 4 × 75 हो जाएगा, 300 रुपये ए को दिया जाएगा। यहाँ पर बी की अगर बात करें तो 225 रुपीज़ बी को मिलेगा
और सी को सिंपली जो मिलेगा वह मिलेगा 75 रुपीज़ मिलेगा। तो इस प्रकार तीनों में यहाँ पर अमाउंट डिवाइड हो जाएंगे। चूँकि यहाँ पर प्रश्न में जो पूछा गया था और किस बिहाफ पर पूछा गया है कि ए के लिए, बी के लिए या 1 यूनिट्स के बिहाफ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर 1 यूनिट्स के बिहाफ पर पूछा जाता है 75 होगा। अगर इस शेयर प्रत्येक को कितने अमाउंट्स में पैसे मिले हैं तो तीनों का आप इस प्रकार देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर चूँकि ऑप्शन में किसी प्रकार का केवल यूनिट के बेसिस पर दिया गया है तो 1 यूनिट्स के लिए जो होगा वह 75 होगा। बाकी आप इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट कर सकते हैं क्या यहाँ पर होना चाहिए, चूँकि यहाँ पर प्रत्येक का यहाँ पर शेयर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ RS 3000 एट 6.14% पर एनम फॉर द पीरियड फ्रॉम 4 फरवरी 2019 टू 18 अप्रैल 2009। यहाँ नहीं बोला गया 4 फरवरी 2009 से लेकर 18 अप्रैल 2009 की अवधि के लिए 3000 रुपये पर 6.4% का प्रति वर्ष ब्याज की दर से साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें कि जब भी हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है तो हमें प्रिंसिपल रेट जो कि यहाँ पर दिया गया है और टाइम निकालना पड़ता है जो कि ईयर बेसिस पर लिया जाता है। क्योंकि टाइम जो है एक इंटरवल हमारा दे दिया गया है डेज का, इसको सबसे पहले डे यहाँ पर निकालना पड़ेगा कितना इंटरवल के बीच डे आ रहा है, फिर इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें 4 फरवरी से यहाँ पर 2009 है वो किसी प्रकार का लीप ईयर के अंतर्गत यहाँ पर नहीं आता है। जब भी लीप ईयर में आता है तो 29 फरवरी यानी 29 डेज होता है और विदाउट लीप ईयर में केवल फरवरी में 28 डेज होता है। तो विदाउट लीप ईयर यहाँ पर 2009 है। तो यहाँ पर 4 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच जो डे होगा हमारा, तो फरवरी में जो निकल कर आएगा हमारा वह केवल और केवल हमारा 24 डेज निकल कर आएगा। वहीं मार्च में पूरे मार्च यहाँ पर लिया जाएगा तो 31 डेज हमारा होगा। अप्रैल की अगर बात करें तो अप्रैल में 18 अप्रैल तक यहाँ पर लिया जाता है तो 18 डेज यहाँ पर हो जाएगा। तीनों को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर 73 डेज निकल कर आएगा और 73 डेज को आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली 365 से डिवाइड दे देंगे तो 1/5 ईयर्स यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, जो कि ईयर बेसिस पर हमारा टाइम पीरियड यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए सिंपली हमारा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम यहाँ पर लिया जाता है मल्टी और 100 से यहाँ पर डिवाइड दिया जाता है। प्रिंसिपल यहाँ पर सिंपली हमारा 3000 रुपये दिया गया है और 1/4% की अगर बात करें तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप 1/4% को, तो आपका जो यहाँ पर निकल कर आएगा वो आपका 25/4% निकल कर आएगा। तो सिंपली 25/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और टाइम जो है वो हमारा 1/5 ईयर्स यहाँ पर निकल कर आया है और यहाँ पर आपका 100 से डिवाइड हो जाएगा। जब आप इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आपका जो सिंपली निकल कर आएगा सिंपल इंटरेस्ट वह 37.5 रुपये यहाँ पर निकल कर आएगा दिए गए प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है ए कैन रन 1 किलोमीटर इन 3 मिनट 10 सेकेंड्स, बी कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 मिनट 20 सेकेंड्स, बाई व्हाट डिस्टेंस कैन ए बीट बी। यहाँ पर बोला गया कि ए 3 मिनट 10 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है, बी समान दूरी को 3 मिनट 30 सेकंड में दौड़ सकता है। तो ए बी को कितनी दूरी से हराता है वो इस प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है। तो यहाँ पर बात करें अगर तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए सबसे पहले हम चूंकि डिस्टेंस हमारा सेम है तो सबसे पहले हम जो हमारा स्पीड निकालेंगे बी का कि बी का स्पीड कितना है। तो चूंकि बी का स्पीड की अगर बात करें बी स्पीड, तो स्पीड जो सिंपली हम निकालते हैं वो हमारा डिस्टेंस बाई टाइम यहाँ पर होता है। तो डिस्टेंस हमारा सिंपली 1000 किलोमीटर दिया गया है, उसको कवर करने के लिए हमारा जो बी लेता है वो 3 मिनट 20 सेकेंड यानी सिंपली हमारा जो होगा 200 सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा 3 मिनट 20 सेकेंड्स का। तो यहाँ पर 20 से 20 यहाँ पर कट हो जाएगा और यहाँ पर 2 से 5 टाइम्स में कट हो जाएगा। यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर बी का स्पीड होगा, यानी 1 सेकेंड में जो यहाँ पर बात करें तो 5 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पर बी के द्वारा कवर किया जाता है। चूँकि अगर बात करें हम ए जो है 3 मिनट 10 सेकेंड लेता है और बी है वो हमारा 3 मिनट 20 सेकेंड लेता है, यानी 10 सेकेंड का यहाँ पर
जो बी है उसका 10 सेकंड ए के मुकाबले ज़्यादा लेता है, 10 सेकंड यहाँ पर हमारा ज़्यादा है। तो सिंपली यहाँ पर हम 10 सेकंड का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि 1 सेकंड में 5 मीटर रन करता है, तो 10 सेकंड में यहाँ पर सिंपली जो डिस्टेंस होगा वो हमारा 50 मीटर का होगा। यही डिस्टेंस है यहाँ पर हमारा ए बी को हराएगा, यानी 3 मिनट 10 सेकंड में हमारा 1 किलोमीटर दौड़ता है ए, और उसी डिस्टेंस को 3 मिनट 20 सेकंड में बी हमारा 1 किलोमीटर दौड़ता है। वहीं उसका जब बी का टाइम हमारा 3 मिनट 10 सेकंड का करते हैं तो केवल और केवल 950 मीटर दौड़ेगा, यानी 50 मीटर से हुआ ए के मुकाबले पीछे रह जाएगा और ए उसे 50 मीटर से पीछे कर देगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ओवरऑल विड्थ ऑफ आईसीएफ और आरसीएफ कोचेज। ओवरऑल विड्थ पूछा गया आईसीएफ और आरसीएफ कोचेज का। तो आईसीएफ और आरसीएफ की अगर बात करें तो लेंथ अवर बफर जो होता है वह 22,297 mm, लेंथ अवर बॉडी की अगर बात करें तो 21,337 mm, और ही बात करें विड्थ अवर बॉडी का तो यह मेनली 3245 mm इसका विड्थ अवर बॉडी होता है। चूँकि प्रश्न में विड्थ अवर बॉडी केवल पूछा गया था तो 3245 mm ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द लेंथ अवर हेड स्टॉक ऑफ द बॉक्सन वैगन। बॉक्सन वैगन का यहाँ पर लेंथ अवर हेड स्टॉक पूछा गया है। तो बॉक्सन वैगन के केस में हमारा लेंथ अवर बॉडी जो होता है या हेड स्टॉक यह 9,784 mm, वहीं लेंथ अवर कपलर की अगर बात करें तो 10,713 mm होता है। प्रश्न केवल हेड स्टॉक के बिहाफ पर पूछा गया था, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह 9,784 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉक्सन वैगन के लेंथ अवर हेड स्टॉक के केस में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है लेंथ अवर कपलर्स बीआरएम वैगन। तो बीआरएम वैगन की अगर बात करें तो लेंथ अवर बॉडी या हेड स्टॉक की अगर बात करें तो यह 13,716 mm होता है। लेंथ अवर कपलर की अगर बात करें तो 14,645 mm होता है। प्रश्न लेंथ अवर कपलर्स के बिहाफ पर बीआरएम वैगन का पूछा गया था तो 14,645 mm। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डट कलेक्टर शुड बी क्लीनर इन केस ऑफ वैगन्स। मालगाड़ियों के केस में जो डट कलेक्टर का क्लीनिंग है वह जब भी हमारा वैगन्स आरओएच रूटीन ओवरऑलिंग के लिए जाता है उस दौरान इसका प्रॉपर क्लीनिंग किया जाएगा डट कलेक्टर का। यहाँ पर एट द टाइम ऑफ आरओएच ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम, नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं थिकनेस ऑफ थोरोफ्लोर ऑफ आईसीएफ और आरसीएफ कोचेज। आईसीएफ और आरसीएफ कोचेज का थोरोफ्लोर का थिकनेस क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर बात करें अगर कि साइड वाल्व एवं रूफ की अगर बात करें तो इसके लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है वो IRSM 41 जिसे हम कॉटन स्टील के नाम से जानते हैं। इसमें अगर बात करें तो रूफ का जो थिकनेस होता है 1.6 mm और साइड का जो थिकनेस होता है वो 2 mm होता है। इसके अलावा अगर बात करें हम थोरोफ्लोर्स के लिए भी हम कॉटन स्टील का प्रयोग करते हैं थोरोफ्लोर्स के लिए, और इसके लिए जो थिकनेस होता है वो 3 mm होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा 3 mm। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है लेंथ ऑफ द एंकर लिंक्स। एंकर लिंक्स का यहाँ पर लेंथ पूछा गया है। तो एंकर लिंक्स का यहाँ पर लेंथ जो होता है वह 451 ± 1 mm होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो 02 के संख्या में एंकर लिंक प्रत्येक आईसीएफ बोगी में लगे होते हैं और यह लगाने का मेन मोटिव होता है कि यह मेनली बुलस्टर के रेशनल मूवमेंट को प्रिवेंट कर सके, और यह प्रोवाइडेड होते हैं बुलस्टर एवं बोगी ट्रांजाम के बीच प्रोवाइडेड होते हैं। तो इस प्रकार आप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हैं। यहाँ पर लेंथ पूछा गया केवल तो 451 ± 1 mm ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है लॉन्गिट्यूडनल गेज फॉर एक्सल गाइड ऑफ 13 टन बोगी। 13 टन बोगी हो या 16.25 टन बोगी हो, दोनों केसों में लॉन्गिट्यूडनल गेज फॉर एक्सल गेज जो हमारा होता है गाइड वो हमारा 570 ± 1.0 mm इसका लॉन्गिट्यूडनल गेज फॉर एक्सल गाइड होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट्स इज रेफर्ड टू फाइंड इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसना बोगी। कैसना बोगी के इंस्पेक्शन एवं मेंटेनेंस के रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो कौन से आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट्स के अंतर्गत मेंशन किए गए हैं। तो यह मेनली G95 जो है हमारे, इनमें कैसना बोगी का इंस्पेक्शन एवं मेंटेनेंस से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस इनमें प्रोवाइड करवाए गए हैं G95 के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें अगर तो G90 के अंतर्गत BTPN के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और G97 के अंतर्गत एयर ब्रेक फॉर फ्रेट स्टॉक के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं। इसके अलावा भी कई सारे आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट्स बताए गए हैं, चाहे वो G70 हो बॉक्सन वैगन के लिए, G73 हो बवारिन वैगन के लिए, G76 हो CBC फॉर लाइन स्टाफ, G80 CBC फॉर वर्कशॉप स्टाफ और G81 CTRB इन कैसना बोगी, G90 BTPN और G100 ATL के लिए यूज में लिया जाता है ऑटोमेटिक टू स्लॉक के लिए। और G112 की अगर बात करें तो यह जो हमारे LCCF 20C एवं LWH 25 बोगी जो यूज में लिए जाते हैं, इसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस जारी किए जाते हैं 112 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, विच टाइप ऑफ साइड मिरर्स आर फिटेड इन कैसना 22W। कैसना 22W में किस प्रकार के साइड मिरर्स यहाँ पर प्रोवाइडेड होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो कैसना 22W के अंतर्गत रोलर टाइप्स के साइड मिरर यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। रोलर टाइप्स। इसके अलावा 22HS जो हमारे कैसना का, इसमें हमारा स्प्रिंग लोडेड कांस्टेंट कांटेक्ट CC टाइप्स के साइड मिरर हो या PU टाइप्स के। लेकिन अभी वर्तमान की अगर बात करें करंट सिनेरियो में जितने भी वैगन्स जो हमारे बोगी RH या PH के लिए जा रहे हैं उनके मॉडिफाई करके हमारा जो साइड मिरर अरेंजमेंट है इसमें PU टाइप्स के साइड मिरर्स का चेंजिंग किए जा रहे हैं। इसमें सारे में PU टाइप्स के साइड मिरर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चाहे वो हमारा स्प्रिंग लोडेड CC टाइप्स हो या रोलर टाइप्स, सारे को विड्रॉ कर किया जा रहा है यहाँ पर। तो इसका भी ध्यान रखिए करंट में। लेकिन चूंकि प्रश्न पुराने ट्रेंड के हिसाब से पूछे गए जिस समय कैसना 22W में रोलर टाइप्स का साइड मिरर प्रयोग में यूज में आते थे। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट टाइप ऑफ पिवट यूज इन कैसना 22W M22NL एंड अदर टाइप ऑफ कैसना ट्रॉली। यानी यहाँ पर जो कैसना बोगी के जो वेरिएंट दिए गए हैं इनमें पूछा गया है कि किस प्रकार के जो सेंटर पिवट्स के टाइप्स का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अगर बात की तो मेनली दो प्रकार के सेंटर पिवट्स यूज में लिए जाते हैं। एक है UIC स्फेरिकल टाइप्स के सेंटर पिवट्स यूज में लिए जाते हैं और एक है हमारा फ्लैट टाइप के सेंटर पिवट्स। जो यहाँ पर प्रश्न में जो दिया गया है WM हो या 20NL हो, ये सारे में UIC स्फेरिकल टाइप्स का प्रयोग किया जाता है। UIC स्फेरिकल। तो यहाँ पर जो अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा कैसना 22HS हो, HSM1 हो, HSM2 हो, ये सारे में फ्लैट टाइप्स के पिवट्स का प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर न्यू नैरो जॉब एडाप्टर बोर्ड सीट टू क्राउन सीट्स। बोर्ड सीट से लेकर क्राउन सीट्स के बीच यहाँ पर डायमेंशन पूछा गया है नए नैरो जॉब एडाप्टर्स के केस में। अगर बात करें एडाप्टर का, तो एडाप्टर मेनली तीन प्रकार के करंट में यूज में लिए जाते हैं। एक है वाइड जॉ एडाप्टर, सेकेंड है मॉडिफाइड वाइड जॉ एडाप्टर्स और थर्ड की अगर बात करें तो नैरो जॉब एडाप्टर्स, जो कि करंट में मोस्टली यूज में लिए जाते हैं। इसमें पूछा गया कि जो हमारा नए नैरो जॉब एडाप्टर जो प्रयोग में लिए जाते हैं इनमें बोर्ड सीट से लेकर क्राउन सीट्स के बीच जो डायमेंशन होता है वो कितना होगा। ध्यान रखें नए जॉब एडाप्टर के किससे पूछा गया है, तो यह होता है 26.2 mm होता है। यह न्यू बिहाफ पर होता है। कंडम की अगर बात करें तो कंडम के केस में यह 22.7 mm होता है।
यानी यहाँ पर अगर बात करें बियर लिमिट्स का तो 3.5 mm नए के मुकाबले रिड्यूस होता है, तब जाकर इसको हम कंडम कर देते हैं। तो यहाँ पर बात करें अगर ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर नए के हिसाब से पूछा गया था प्रश्न में, तो यहाँ पर सिंपली 26.2 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में सिंपली वही प्रश्न यहाँ पर नैरो जॉब एडाप्टर के लिए पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर कंडम लिमिट पूछ लिया गया था बोर्ड सीट से क्राउन सीट के लिए। तो इसमें हम 26.2 से जब भी हमारा रिड्यूस 3.5 होता है, जब रिड्यूस होकर 22.7 होता है, तब जाकर इसको हम कंडम करते हैं। तो इस प्रकार के ऑप्शन की अगर बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज से पूछा गया है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द ड्यूटी टू प्रोमोट द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज असाइन टू द यूनियन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रचार को बढ़ावा देने का कर्तव्य भारत संघ को सौंपा गया है? तो यहाँ पर बात करें जो हमारा प्रमोट टू स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, यह आर्टिकल 351 में बताया गया है, 351 के अंतर्गत डेवलपमेंट ऑफ हिंदी के रिगार्डिंग। अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द एक्ट पास टू गिव लीगल फॉर्म टू एजुरेंस गिवन टू द नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपुल्स। यानी गैर हिंदी भाषी लोगों के लिए दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो यह जो अधिनियम की अगर बात करें, तो यह सिंपली जो हमारा एक्ट पारित किया गया था वो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पारित किया गया था 1963, जिसको पारित करने की बात करें 10 मई 1963 में यह पारित किया गया था। जिसका संशोधन की अगर बात करें तो 1967 में इसका संशोधन किया गया था, जिसका पास करने का मेन मोटिव था कि 1965 के बाद हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान इस एक्ट के अंतर्गत किया गया था, जिनको एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर कानूनी रूप दिया गया था जो हमारे नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपुल्स है। तो यहाँ पर बात करिए अगर ऑप्शन नंबर का, तो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट अमेंडेड 1967 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मैक्सिमम हाउ मेनी आर्टिस्ट कैन पार्टिसिपेट इन हिंदी ड्रामा कॉम्पिटिशन्स। हिंदी ड्रामा कॉम्पिटिशन्स के अंतर्गत मैक्सिमम कितने नंबर्स में आर्टिस्ट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो इसका जो नंबर्स है मैक्सिमम जो हमारा हिंदी ड्रामा कंपटीशन के अंतर्गत पार्टिसिपेट कर सकता है वह 15 आर्टिस्ट मैक्सिमम यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कमिटी विच वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। सबसे पहले आप यह समझ ले कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन राजभाषा आयोग जो है, इनका गठन 7 जून 1955 को हुआ था और इसके अध्यक्ष बीजी खेर को बनाए गए थे। और यही ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के रिकमेंडेशन जो किए गए थे, इस रिकमेंडेशन के लिए जो कमेटी बनाए गए थे, कमेटी के जो चेयरमैन थे वह थे जीबी पंत। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, आपको ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा, बीजी खेर और जीबी पंत। तो बीजी खेर डायरेक्टली हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के चेयरमैन थे और ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन के आधार पर जो कमेटी बनाया गया था, उस कमेटी के यहाँ पर चेयरमैन जीबी पंत थे, जो कि ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया है कि कमेटी विच वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। तो यहाँ पर जीबी पंत इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर 1976। 1976 में गठित राजभाषा संसदीय समिति के यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज टोटल मेंबर की अगर बात करें तो 30 मेंबर्स होते हैं। 20 मेंबर्स इसमें लोकसभा से आते हैं और 10 मेंबर्स की अगर बात करें तो इसमें राज्यसभा से मेंबर्स आते हैं। इसके अध्यक्ष होम मिनिस्टर होते हैं,
यानी उस समय जो भी मिनिस्टर अवेलेबल होंगे वो मिनिस्टर लेवल पर वो इसके चेयरमैन होंगे पार्लियामेंट्री कमेटी के। और पार्लियामेंट्री कमेटी के अंतर्गत मेनली 3 सब कमेटी होते हैं, जिसमें से सेकेंड सब कमेटी जो है वह रेलवे मिनिस्ट्री को इंस्पेक्ट करती है कि जिसके अंतर्गत हमारा प्रॉपर वे में ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारा हिंदी का प्रचार प्रसार प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका जांच सेकेंड कमेटी के द्वारा रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। अब यहाँ पर बात करें कि 1976 के अंतर्गत जो हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन जो बनाए गए थे, तो उस समय की जो अगर बात करें जो कि होम मिनिस्टर रहे होंगे वो थे ओम मेहता। तो वो उस समय यहाँ पर उसके चेयरमैन होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, द स्टेट ऑफ झारखंड कम्स अंडर विच रीजन्स। जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र हो या उससे रिलेटेड जो सटे हुए राज्य, इनको ए रीजन के अंतर्गत रखा गया है। जिसमें हमारा बात करें तो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर हरियाणा हो जाए, मध्य प्रदेश हो जाए, इसके अलावा छत्तीसगढ़ हो, इसके अलावा झारखंड हो, ये सारे राज्य, राजस्थान हो, ये सारे को रीजन ए के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पर बात जिसमें यूनियन टेरेटरी में अंडमान निकोबार हो, दिल्ली हो, ये सारे को रीजन ए के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा रीजन बी के अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात एवं पंजाब, दादर नागर हवेली जो यूनियन टेरेटरी हो या चंडीगढ़ हो, यह रीजन बी के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा जितने भी रेस्ट स्टेट्स हो, चाहे वो साउदर्न स्टेट्स हो, पश्चिम बंगाल हो, आंध्र प्रदेश हो या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो, ये सारे के सारे रीजन सी के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर, तो हाउ मेनी हिंदी कोर्सेज आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए मेनली अगर बात करें तो डिवीजन टू डिवीजन आंसर वेरी होते हैं। यहाँ पर पहला यहाँ पर लिया जाता है प्रबोध को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब किए गए। सेकेंड यहाँ पर परवीन को रखा जाता है। थर्ड यहाँ पर प्राज्ञ को लिया जाता है। फोर्थ यहाँ पर प्रांगत गत को लिया जाता है। अब यहाँ पर डिवीजन टू डिवीजन वेरी क्या होता है कि जो यहाँ पर केवल किसी डिवीजन द्वारा 3 केस में यहाँ पर लिए जाते हैं और किसी डिवीजन के अंतर्गत यह आंसर प्रांगत को इंक्लूड करके लिया जाता है। अगर यहाँ पर केवल प्रांगत को छोड़कर लिया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पर 3 कोर्सेज अवेलेबल होंगे। अगर प्रांगत को इंक्लूड किया जाता है तो यहाँ पर 4 यहाँ पर होंगे। तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन विच मंथ्स रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशंस आर कंडक्टेड। रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशन की अगर बात करें जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कंडक्ट करवाए जाते हैं वह मई 1 एवं नवंबर मंथ्स में, यानी साल में, ईयर में 2 टाइम्स इसका हिंदी रेगुलर एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाए जाते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर जो है हो जाएगा, नवंबर एवं मई। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द हॉनरेरियम अमाउंट्स गिवन टू द पार्ट टाइम हिंदी लाइब्रेरियन। पार्ट टाइम हिंदी लाइब्रेरियंस को पर मंथ कितने अमाउंट्स, हॉनरेरियम अमाउंट्स के तौर पर उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो पार्ट टाइम हिंदी लाइब्रेरियन की अगर बात करें तो इनको पर मंथ 1000 रुपये यहाँ पर एज ए हॉनरेरियम अमाउंट्स के तौर पर प्रोवाइड करवाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो पार्ट टाइम क्लर्क भी यहाँ पर उनको भी हॉनरेरियम अमाउंट्स प्रोवाइड करवाया जाता है। उनको केवल और केवल 600 रुपीज़ पर मंथ प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो इसका भी ध्यान रखिए, अगर पूछा जाता है हिंदी लाइब्रेरियन के केस में तो 1000 रुपीज़ और पार्ट टाइम क्लर्क के केस में पूछा जाता है तो 600 रुपीज़ केवल होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द कैश अवार्ड गिवेन अंडर कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक। कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक के अंतर्गत दिए जाने वाले जो कैश अवार्ड है वो कितना है और इसमें कितना किसे यह प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर अगर बात करें हम कि कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक की अगर बात करें हम तो यह मेनली हिंदी के प्रयोग एवं प्रसार से प्रशंसनीय योगदान देने के लिए रेलवे के प्रोडक्शन यूनिट्स हो या वर्कशॉप हो या
किसी भी जो अगर बात करें सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड्स SAG ग्रेड्स के ऊपर के ऑफिसर जो होते हैं, इनको हिंदी के प्रयोग प्रसार में प्रशंसनीय योगदान देने के लिए सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड्स के अपर लेवल के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, इनमें किसी एक को, ध्यान रखिए नंबर्स जो होता है इसका एक नंबर्स में यहाँ पर यह अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, यह अवार्ड। और इस अवार्ड के अंतर्गत जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं वह 10,000 रुपये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। साथ ही साथ स्वर्ण पदक यहाँ पर दिया जाता है और साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र जो होते हैं वह एज अवार्ड के तौर पर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और यह अवार्ड सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड्स के अपर लेवल के ऑफिसर्स को किसी एक को यह दिया जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो कितने अमाउंट दिए जाते हैं, तो यहाँ पर स्वर्ण पदक प्लस 10,000 रुपीज़ प्लस प्रशस्ति पत्र जो दिया जाता है, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।